हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल्ड में है। अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हम चैप्टर 12 रिवाइज करने जा रहे हैं। तैयार आप इसके लिए? सर कौन सा चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं? अरे बताया तो, चैप्टर नंबर 12 पेमेंट ऑफ टैक्स टीडीएस टीसीएस वाला। तो तैयार हैं आप इसके लिए? जी सर। तो आप फटाफट से अपना चैप्टर 12 निकाल ले अपने बुक में, पेज नंबर 12.1। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, हमने ये बात करी थी जीएसटीआर 1 में आप अपनी सेल की डिटेल बिल वाइज डालते हैं अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो हर बंदा जो भी अपनी सेल कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी जीएसटीआर 1 फाइल करता है। और जिस जिस सप्लायर से आपने माल परचेज किया होगा उसने भी अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी। तो इस जो आपने परचेज करी है वो आपको फिर आपके सप्लायर के जीएसटीआर 1 फाइल करते ही परचेज 2A में दिखना शुरू हो जाती है और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 2B में दिखना शुरू हो जाता है। इसके बाद आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं। ये जीएसटीआर 1 जो आपने फाइल करी थी इससे तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी आ जाएगी इस 3B में जीएसटीआर 1 की जो सेल की डिटेल थी इससे लायबिलिटी आ जाएगी और आईटीसी यहां 2B से आपके पास आ जाएगा। और नेट आप फिर कैश जमा कराएंगे कैश लेजर से। मैं एक चीज और याद दिला दूं आपको, जीएसटीआर 3B में जैसे ही ये लायबिलिटी आई हुई है आप इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, ये लायबिलिटी कहां चली जाती है? लायबिलिटी चली जाती है लायबिलिटी रजिस्टर में, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। और ये जो आईटीसी 2B वाला जो इसमें 3B में है, जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं ये 2B वाला जो क्रेडिट है ये कहां चला जाता है? ये चला जाता है क्रेडिट लेजर में। और इसके बाद जो बैलेंस है ये आपको कैश लेजर से पे करना होता है। ये आपका कैश लेजर है जी। तो 3 लेजर की हम यहां पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर की। तो लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटी कहां से आई है? 3B से। 3B में लायबिलिटी जैसे ही आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी 3B में लायबिलिटी आ गई, जो भी आपकी सेल की लायबिलिटी थी या सर्विस जो प्रोवाइड करी थी उसकी लायबिलिटी थी। और 2B वाला क्रेडिट कहां पर आ गया? क्रेडिट लेजर में। और नेट आप कैसे जमा कराएंगे? कैश लेजर से जमा कराएंगे। किसमें? जैसे हमने एग्जांपल लिया है, आपने 1 लाख की इंटरस्टेट सेल करी है, उस पे जीएसटी 12,000 बनता है इस महीने। और इंट्रास्टेट सेल करी है 1 लाख की जिसमें 9,000 सीजीएसटी और एसजीएसटी बनता है। अब ये वाली लायबिलिटी आपने कहां डाली होगी? जीएसटी 1 में सेल बिल की डिटेल डाली होगी, ये कहां पर आ गई होगी? 3B में। और 3B में जैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे कहां पर आ जाती है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। कहां पर? डेबिट साइड पर। तो ये वाली लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कहां पे आ जाती है? ये 3B वाली रिटर्न से आपकी लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में, लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में। ओके। और यहां पर जो क्रेडिट आया हुआ 3B वाला ये कहां से आया? 2B से। तो जैसे इसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो ये 3B वाला क्रेडिट है जो है ये कहां पर चले जाता है? क्रेडिट लेजर के क्रेडिट में 3B से आ जाएगा यहां पर क्रेडिट लेजर के क्रेडिट में। अब जो आपकी लायबिलिटी है लायबिलिटी रजिस्टर में आप दो तरीके से पे कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। जब आप अब अपना क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखिए, हमें आईजीएसटी 12,000 देना है, आईजीएसटी का क्रेडिट है हमारे पास परचेज का 2,000। तो आप 2,000 यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा जी? बाकी आपको 10,000 कैश पे जमा कराना पड़ेगा। तो एडजस्ट कर ले जी।
ऐसी सीजीएसटी 9000 देना है, हमारे पास क्रेडिट 3000 है, एडजस्ट कर लेते हैं। 9000 एसजीएसटी पे करना है लायबिलिटी रजिस्टर में और हमारे पास क्रेडिट है 4000 का। जब आप पे करेंगे तो दो जगह जाएगा, लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में और कैश क्रेडिट लेजर के डेबिट में। ऐसे ही जब आप कैश लेजर से पे करेंगे दो जगह जाएगा, लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में और कैश लेजर के कहां पर, डेबिट में। कैश लेजर के डेबिट में, लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में और कैश लेजर के कहां पर, डेबिट में। तो जितनी भी लायबिलिटी होती है वो कहां पर आती हैं, जो आपकी रिटर्न की या ऑफिसर ने डिमांड निकाली है वो यहां पर लायबिलिटी रजिस्टर में आती है। ठीक है, फिर आप इसे पे करते हैं दो तरीके से, क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। तो जब आप पे कर रहे हैं क्रेडिट लेजर के डेबिट में आएगा और लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में, ऐसे कैश लेजर के डेबिट में आएगा और लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में। अच्छा, कैश लेजर में क्रेडिट में कब आता है, जब आप चालान से डिपॉजिट करते हैं। तो जब आपको ये पता लग गया 12 में से 2 माइनस करके आईजीएसटी 10,000 पे करना, तो आप चालान डिपॉजिट करेंगे और 10,000 फिर यहाँ पर कैश लेजर के क्रेडिट में आएगा। ऐसे सीजीएसटी 9000 में से 3000 माइनस करके आप क्या करेंगे, यहाँ 6000 आप चालान से डिपॉजिट करेंगे। ऐसे एसजीएसटी 5000 आप चालान से डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर आएगा। नो, व्हाट इज चालान? चालान हमने बात करी थी, चालान आपको क्रिएट करना पड़ता था। आप कहां जाते थे, आप gst.gov.in पर जाते हैं, वहां पर लॉगिन करते हैं, उसमें फिर आप सर्विसेज में जाते हैं, फिर आप पेमेंट में जाते हैं। अभी आप चालान क्रिएट कर रहे हैं, चालान अभी आप क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। जब आप क्रिएट करते हैं चालान तो आपको पूछता है क्वार्टरली रिटर्न दे रहे हो या मंथली रिटर्न दे रहे हो। उसके बाद ऐसे कुछ कॉलम्स आ जाते हैं, कैसे, ये ऐसे, हाँ जी, वो पूछता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी ऐसा किस में जमा कराना, और उसमें भी किस में जमा कराना, टैक्स, सीजीएसटी में टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर में। ऐसे आईजीएसटी में टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर में। अब जो ये वाले हेड हैं, जो जितने भी आपके जीएसटी है, इनको बोला जाता है मेजर हेड, और हर मेजर हेड के 5-5 क्या है, माइनर हेड है। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर, ये क्या है जी, 5-5 माइनर हेड है। ध्यान रहे, चालान क्रिएट करते समय ये क्या है जी, एक तरीके से हम फिल पेन से भर रहे हैं। जैसे पहले मैन्युअली भरा करते थे, स्टेशनरी की दुकान से परचेज करके फॉर्म भरा करते थे, अब हम क्या करें जी, ऑनलाइन ये हम फिल कर रहे हैं। अभी पेमेंट नहीं हो रही है, अभी चालान फिल कर रहे हैं। सर, चालान फिल कर दिया और अब हमने इसमें पे भी कर दिया। अगर हमसे गलती से टैक्स की जगह फी में जमा हो गया, शुरू में ये गलतियां हो रही थी, टैक्स की जगह पेनल्टी में हो गया जमा, फिर क्या होगा, ये यही जहां गलत जमा वही उसी कैश लेजर में वहीं पर ही आएगा। अगर सीजीएसटी में गलती से फी में जमा कर दिया, वो फी में ही आएगा कैश लेजर में। सर, फिर हम क्या करें, इसके लिए पीएमटी 09 है। पीएमटी 09 है, अगर आपसे गलती से टैक्स की जगह फी में जमा हो गया तो आप पहले तो कैश लेजर में फी में आ जाएगा, अब आप पीएमटी 09 फाइल करके फी से टैक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, या पेनल्टी से आईजीएसटी में, या एसजीएसटी से सीजीएसटी में, कहीं भी आप ये मेजर से माइनर हेड, कहीं भी फी से यहाँ इधर, पेनल्टी से इधर टैक्स में, या टैक्स से फी में, टैक्स से पेनल्टी में, ऐसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं पीएमटी 09 फाइल करके। ध्यान रहे, मैं कैश लेजर को ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूं, क्रेडिट लेजर के लिए नहीं। ये अगर गलती से चालान में ऐसे जमा हो गया तो ये कैश लेजर में क्या होगा, कैश लेजर में आप एक जगह से दूसरी जगह, टैक्स से इधर फी में, या इंटरेस्ट से पेनल्टी में, या पेनल्टी से टैक्स में, या आईजीएसटी से सीजीएसटी में, ऐसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं कैश लेजर के लिए, क्रेडिट लेजर के लिए नहीं, क्रेडिट लेजर के नहीं। और एक चीज और बता दूं, क्या एक और अमेंडमेंट हुई इस बार, वो ये कि अगर आपके दो रजिस्ट्रेशन, आप अपने दूसरे रजिस्ट्रेशन को कैश लेजर में कुछ ट्रांसफर करना चाहें, कर सकते हैं। मेरा दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है, यूपी में भी रजिस्ट्रेशन है, मैं दिल्ली से यूपी में ट्रांसफर कर सकता हूं। शर्त यह है, दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन में मेरे लायबिलिटी रजिस्टर में कोई पेंडिंग लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर दिल्ली वाले रजिस्टर में, मेरे लायबिलिटी रजिस्टर में कोई पेंडिंग लायबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं यूपी वाले रजिस्ट्रेशन को, अपने ही दूसरे रजिस्ट्रेशन को कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकता हूं। क्रेडिट लेजर में नहीं बोल रहा मैं, ध्यान रहे, कैश लेजर में बोल रहा हूं। तो अगर आपसे गलती से चालान भरा गया है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं पीएमटी 09 से, कहीं टैक्स की जगह फी में जमा हो गया, और दूसरा पीएमटी 09 अब किस लिए यूज होने लगा है, दूसरे रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है जी, चलते हैं वापस। अच्छा, इसमें एक और चीज बताता चलूं मैं, चालान जब आप क्रिएट करते हैं, जब ये आप फिल कर लेते हैं, तो एक सी पिन मिलता है आपको, ऐसा, ये 14 कैरेक्टर का होता है। इसके बाद आप पेमेंट करेंगे, जब आप पेमेंट करेंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा, ई पेमेंट करना है, ओवर द काउंटर पे करना है, या एनईएफटी आरटीजीएस से पे करना है, या आईएमपीएस से करना है। तो आप ई पेमेंट सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको ये ऐसे बैंक्स की डिटेल दिखा देगा कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, ये ऑथोराइज्ड बैंक है, इन्हीं के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, ओवर द काउंटर आप सेलेक्ट करते हैं, मतलब आप बैंक के काउंटर पर जाकर जमा कराना चाहते हैं कैश जैसे,
तो फिर आप सिर्फ 10,000 ही ओवर द काउंटर 10,000 ही पर चालान पर टैक्स पीरियड जमा करा सकते हैं। इससे ऊपर तो आपको ई पेमेंट ही करना पड़ेगा, एनईएफटी आरटीजीएस से पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, जब जब चालान क्रिएट हो जाता है तो 15 दिन के लिए वैलिड है। देखो चालान जनरेशन डेट और एक्सपायरी डेट देखिए 15 दिन के लिए वैलिड है, मतलब इस चालान को आप जमा करा दें, ये क्रिएट करने के बाद में जमा करा दें किसी बैंक के थ्रू, ये 15 दिन में। अगर ये 15 दिन में हम नहीं जमा करा दे, चालान एक्सपायर हो जाएगा। वैसे भी कोई पेमेंट होना ही है। चल अगर हमारे से गलती से चालान गलत भरा गया, मत भरो, इससे पेमेंट मत करो, दूसरा चालान क्रिएट कर लो, दूसरा चालान क्रिएट कर लो। और ये जैसे आप पेमेंट होगी तो सिन क्रिएट होगा। सीपिन की जगह, ये सीपिन क्या है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और सिन क्या है जी, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस 14 कैरेक्टर में 3 डिजिट या कोई कोई बैंक 4 कैरेक्टर ऐड कर देता है, तो 17 या 18 कैरेक्टर का होता है सिन। और सिन मिलता ही आपके पास पेमेंट आपके कैश लेजर में आ जाएगी। पेमेंट कहां पर आ जाएगी, कैश लेजर में आएगी। क्या ये मैंने आपको नोट्स में दिया है? जी हाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसा मैंने आपको लिख कर दिया भी है। जैसे ये दिया, ये एक सीपिन का मैंने अभी बता दिया, सिन का भी बारे में बता दिया। एक है बैंक रेफरेंस नंबर, बीआरएन। ये क्या होता है जी, जब पेमेंट हो रही है, एक तो सिन क्रिएट हो रहा है, ये तो जीएसटी के पर्पज से है। बैंक उस ट्रांजैक्शन के लिए जो नंबर जनरेट करता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेफरेंस नंबर। एक है ईएफपीबी, ये क्या है जी, हाँ जी, ईएफपीबी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। हर बैंक को क्या करना होगा, एक ईएफपीबी, अपनी ब्रांच को ईएफपीबी नॉमिनेट करना होगा। अभी जो मैंने आपको यहां पर बैंक की लिस्ट दिखाई थी, इसमें सभी बैंक्स को एक अपनी ब्रांच को नॉमिनेट करना होगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार इनसे पूछ सकती है, बता अभी तेरे बैंक में पूरे इंडिया में जितनी ब्रांचेस हैं, टोटल बता तेरे पास सीजीएसटी कितना आया और हर एसजीएसटी हर स्टेट का कितना आया, आईजीएसटी कितना है। इसलिए ये ईएफपीबी ब्रांच नॉमिनेट करने के लिए बोला जाता है, तो इनको एक नॉमिनेट करनी होगा, फिर ये ऐसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। जो एनईएफटी आरटीजीएस वाली पेमेंट होगी उसके लिए आरबीआई ही ईएफपीबी वाला काम करता है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मेन बैच वाले बच्चे पेज नंबर 12.3 पे आ जाइए और फास्ट बैच 12.2 पर जल्दी से फास्ट। मेन बैच कहां पर आ जाएंगे, 12.3। अब इसके बाद अगला पेज जो दे रखा है आपके पास, मेन बैच 12.3 और फास्ट बैच 12.2। ये जो अगला पेज दे रखा है मेन बैच वालों, इसके बाद हम इन दो पेजेस में ही खेलेंगे अभी हम 12.3 और 4 या 12.2 और 3। ठीक है जी, चलिए फटाफट सुनिएगा। अब हम थोड़ा सा इसको लीगली बात कर रहे हैं। लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में सारी लायबिलिटी आएंगी, और जब आपको पे करना होगा लायबिलिटी रजिस्टर से, तो आप क्रेडिट साइड पर पे करेंगे, क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। हाँ जी, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सेक्शन 49(8) में बोला है, जो आपने रिटर्न में अपनी सेल्फ असेस कर ड्यूज निकाले हैं, कौन कौन से, टैक्स या अदर ड्यूज। अदर ड्यूज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर अमाउंट। ठीक है जी, जो आपकी रिटर्न में आपने खुद सेल्फ असेस करके निकाले, पहले वो पे होंगे, फिर कोई ऑफिसर की डिमांड पे होगी, ऑफिसर ने कोई डिमांड निकाली है तो रिटर्न के ड्यूज कौन से पे होंगे, पहले प्रीवियस मंथ की कोई अगर पेंडिंग लायबिलिटी है वो पे होगी, फिर करंट मंथ की लायबिलिटी पे होगी, उसके बाद फिर ऑफिसर ने कोई डिमांड निकाली है तो वो पे होगी। इसके बाद आइए जरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट में 3B में जैसे ही आपने क्रेडिट लिखा था, किसको देखकर, 2B को देखकर, वो आ जाएगा क्रेडिट लेजर में। क्रेडिट लेजर में ये आपने सेल्फ असेस करके लिखा था, सेल्फ असेस आपने 2B से देखकर लिखा था, खुद सेल्फ असेस किया मतलब। और क्योंकि यहां पर क्रेडिट लेजर पे जीएसटी आया है, टैक्स आया है, तो सिर्फ टैक्स को पे करने के लिए यूज हो सकता है। एक इस बार सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन दी है, ये टैक्स कौन सा, जो ऑफिसर ने डिमांड निकाली है वो, या फिर जो अपने रिटर्न में खुद सेल्फ असेस किया, दोनों के लिए इस क्रेडिट लेजर का यूज दोनों के लिए यूज हो सकता है। चाहे आपने खुद की टैक्स निकाला है अपने रिटर्न में, या फिर ऑफिसर ने डिमांड निकाली और दोनों टैक्स को पे करने के लिए यूज हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये आरसीएम वाला जो टैक्स होता है, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, वो आपका परचेज का टैक्स होता है, उसको पे करने का यूज नहीं हो सकता। परचेज पे जो आपका टैक्स है रिवर्स चार्ज वाला, वो आपको कैश लेजर से ही जमा कराना होता है। अच्छा जी, क्या ये टैक्स के लिए हो सकता है, कि इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी के लिए क्रेडिट लेजर हो सकता है? नहीं, सिर्फ टैक्स के लिए हो सकता है, टैक्स के लिए हो सकता है, ये इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी के लिए यूज नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपने गलत रिफंड ले लिया था और वो कैश में आपको मिल गया था, इसको पे करने के लिए भी ये क्रेडिट लेजर का यूज नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ टैक्स के लिए यूज होगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी के लिए नहीं यूज होगा। ओके, फिर इसके बाद हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, ये हमारा तरीका था। हाँ जी, हमने चैप्टर 1 में भी किया था। सबसे पहले हम आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए पे करने के लिए यूज करेंगे। अगर एक्स्ट्रा आईजीएसटी बचा हुआ तो फिर सीजीएसटी या एसजीएसटी, किसी के लिए भी किसी भी रेशियो में। जरूरी नहीं है कि आप आईजीएसटी एक्स्ट्रा बचा हो तो पहले सीजीएसटी के लिए, आप एसजीएसटी के लिए भी यूज कर सकते हैं।
और सीए इंस्टीट्यूट जो आपसे क्वेश्चन पूछा करता है उसमें वो जनरली आईजीएसटी का एक्सेस क्रेडिट वो एचजीएसटी में ही यूज कराता है। मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। आईजीएसटी के बाद यूज करने के बाद सीजीएसटी जीएसटी कहीं भी यूज करो किसी भी रेशियो में, ध्यान रहे आईजीएसटी पूरा खत्म होने के बाद आप सीजीएसटी का क्रेडिट उठाएंगे, ये पहले सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे, फिर बचा हुआ आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, फिर आप एचजीएसटी का क्रेडिट उठाएंगे, पहले एचजीएसटी के लिए फिर आप आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे। ध्यान रहे, देखिए जरा ध्यान से, हर जीएसटी पहले आप अपने अगेंस्ट यूज हो रहा है, पहले अपने घर का पेट भरेंगे फिर ये तो बाहर वालों को बांटेंगे अगर हमारे पास होगा तो इसलिए पहले आईजीएसटी आईजीएसटी के लिए, सीजीएसटी सीजीएसटी के लिए, एचजीएसटी एचजीएसटी के लिए, बचा हुआ तो फिर आगे जाते हैं। तो फिर से बात करेंगे, आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, परचेज का क्रेडिट आईजीएसटी वाला पहले हम लायबिलिटी हमारी सेल की आईजीएसटी की वहां यूज करेंगे, फिर बचा हुआ सीजीएसटी एचजीएसटी किसी के लिए भी किसी भी रेशियो में, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट उठाएंगे और ये पहले सीजीएसटी के लिए बचा हुआ आईजीएसटी के लिए, एचजीएसटी का क्रेडिट अब उठाएंगे इसके बाद में, पहले एचजीएसटी के लिए फिर बचा हुआ आईजीएसटी के लिए। ध्यान रहे सीजीएसटी उठाने से पहले ध्यान रखना पहले आईजीएसटी का पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, यही टेबल इसी का ही नजारा था। क्या सीजीएसटी एचजीएसटी आपस में यूज सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 36 का आंकड़ा ये आपस में यूज नहीं हो सकते हैं। एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, हमारे क्वेश्चन में दिया था ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी, जीएसटी का रेट 6% था, प्रोडक्ट ए पर प्रोडक्ट बी पर 9% था, तो ये इंट्रा स्टेट थी तो हमने सीजीएसटी एचजीएसटी निकाल लिया, ऐसी इंटर स्टेट थी तो हमने इसका आईजीएसटी निकाल लिया। फिर इसके बाद हमारे पास परचेज दे रखी थी और इसमें नीचे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, हमने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा ऊपर, हाँ जी पहले हमने यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर ये परचेज इंट्रा थी इसका हमने ये क्रेडिट लिख लिया निकाल लिया, और इंटर थी इसका हमने क्रेडिट निकाल लिया। टोटल हमारे पास क्रेडिट आ गया 61 आईजीएसटी नहीं 61 सीजीएसटी, एचजीएसटी 49,000, आईजीएसटी 77,000। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा तो हम पहले निकाल लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये क्रेडिट आईजीएसटी वाला यूज करना है। ये कितना है 77,000, पहले कहां यूज करना था हमें? आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। तो हमारे पास आईजीएसटी की लायबिलिटी है 63, तो हमने 77 में से 63 आईजीएसटी में यूज कर लिया। अभी मेरे पास 14,000 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है जी? आईजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है। कहां यूज करूं? कहीं भी यूज कर सकता हूं, सीजीएसटी के लिए भी यूज कर सकता हूं, एचजीएसटी के लिए यूज कर सकता हूं। कहां यूज करूं? चेक करो, सीए इंस्टीट्यूट आपकी कोशिश करेगा एचजीएसटी में यूज कराने की। तो देखना ये 14,000 हम एचजीएसटी में यूज क्यों करेंगे, पहले आप चेक करो। सीजीएसटी को मेरे को 66,000 पे करना है और मेरे पास 61,000 का क्रेडिट ऑलरेडी है, तो मेरे को सिर्फ 5,000 ही कैश से पे करना बनता है, लेकिन एचजीएसटी 66 देना और मेरे पास क्रेडिट सिर्फ 49,000 का है। अगर मैं ये बचा हुआ 14,000 सीजीएसटी में यूज कर लूं तो मेरे पास क्रेडिट बचा रह जाएगा सीजीएसटी का। तो समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि कैश कम से कम जमा कराओ, और क्वेश्चन में ये पूछा भी था कैश कम से कम जमा कराना है। तो यहां पर हम 14,000 को एचजीएसटी में यूज करेंगे। फिर इसके बाद आईजीएसटी खत्म हो गया, अब अगला स्टेप क्या था? सीजीएसटी को उठाओ और सीजीएसटी के लिए यूज करो। तो सीजीएसटी 61,000 पूरा यूज हो गया। फिर इसके बाद एचजीएसटी को उठाओ और एचजीएसटी हमने यहां पूरा यूज कर लिया 49,000। अब बस नेट कैश वाली पेमेंट आ गई। चलते हैं आगे। हाँ जी, इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कैश लेजर। हाँ जी, कैश लेजर इसमें क्रेडिट साइड में कब आता है? जब आप चालान से डिपॉजिट करते हैं। अभी आपको दिखाया था चालान आप किस तरीके जमा करा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, या ओवर द काउंटर बैंक के काउंटर पर जाकर जमा कराना है कैश, तो फिर पर चालान 10,000 तक ही जमा करा सकते हैं। एक टैक्स पीरियड के लिए, एक मंथ के लिए सिर्फ आप 10,000 जमा करा सकते हैं। अगर इसको हम यूज कहां कर सकते हैं? इसे आप कहीं भी, ये तो आपका खुद का जमा करा हुआ टैक्स एंड टैक्स पेनल्टी फी, और अगर गलत जमा हो गया तो आप फिर क्या कर सकते हैं? पीएमटी 09 से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप इसे यूज करेंगे कहां? टैक्स एंड टैक्स पेनल्टी कहीं भी। अगर आपके पास एक्सेस जमा हो गया कैश लेजर में तो आप इसका रिफंड ले सकते हैं, और वो क्या कर देंगे? डेबिट, वो कर देंगे डेबिट। अच्छा, किस दिन पेमेंट मानी जाएगी चालान की? जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिस दिन गवर्नमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखें। अच्छा, अब ये इसी के ही जो ऊपर मैंने आपको चार्ट दिखाया है इसी को इसने लिख कर दे रखा, तो इस पे समय खराब करने की जरूरत नहीं है। और ये मेजर हेड माइनर हेड की मैंने आपको बात बता दी। मेजर हेड माइनर हेड के मैंने आपको बताया था क्या, मान लीजिए एचजीएसटी के टैक्स में हमने 1,000 रुपए जमा करा दिया चालान से गलती से मेरे को इंटरेस्ट में भी जमा कराना था, मैं इंटरेस्ट में नहीं जमा करा पाया, मैंने 1,000 रुपए एचजीएसटी टैक्स में जमा करा दिया, मेजर हेड एचजीएसटी और टैक्स माइनर हेड में जमा करा दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये, क्या मैं 200 रुपए का इंटरेस्ट पे करना क्या मैं टैक्स से पे कर सकता हूं? जी नहीं, आपने गलत जमा कराया है। अब आप पहले पीएमटी 09 फॉर्म भरकर टैक्स से इंटरेस्ट में ट्रांसफर करो, टैक्स से इंटरेस्ट में ट्रांसफर करो, फिर आप ऐसा कर सकते हैं, फिर आप इंटरेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हमने यही पॉइंट बताया था
ये यहां पर यही दे रखा है कि आप PMT 09 फॉर्म भरकर एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने दूसरे रजिस्ट्रेशन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरे रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने के लिए ध्यान रखना, लायबिलिटी रजिस्टर में आपकी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसे समझने के लिए एक मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था इसके लिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन था हमारा। अब ये नित्या है, इसके कैश लेजर में हमारे पास, ध्यान रहे, कैश लेजर में ट्रांसफर हो सकता है, क्रेडिट लेजर में नहीं। कैश लेजर में हमारे पास CGST में टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, HGST IGST में ये इतनी कैश लेजर में है। ये कहता है फरवरी महीने के लिए इसे 75,000 CGST, 75,000 HGST, दोनों इतने इतने देने थे। हमारे पास क्रेडिट लेजर अभी कुछ नहीं है। देने थे कब? फेब मंथ के लिए। फेब मंथ की लायबिलिटी 20 मार्च तक पे हो जानी चाहिए। ये पे करना भूल गई, ये जमा करा रही है 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल तक आपके 31 दिन का डिले है। तो पहले आप इस पे 75,000 पर 31 दिन का इंटरेस्ट निकालो 18% पर एनम के हिसाब से। तो 75,000 में 18% 31/365, ये आ गया 1147। अब हमारी लायबिलिटी क्या है जी, एक बार पहले ये लिख ले। CGST में 75,000 की लायबिलिटी है और इतना इंटरेस्ट देना है। HGST में 75,000 लायबिलिटी और इंटरेस्ट 1147 देना है। लेकिन अगर अभी मैं चेक करूं, मेरे पास CGST के कैश लेजर में 40,000 है, इंटरेस्ट में 1,000 है, SGST में तो 80,000 है। तो अब हमारे पास CGST के कैश लेजर में 40 है और इंटरेस्ट में 1,000 है। तो मुझे क्या जुगाड़ करना है? 35,000 का जुगाड़ करना है किसी हेड से। अगर मेरे पास एक्सेस कहीं जमा हो रखा है कैश लेजर में, वहां से मैं ट्रांसफर कर दूं। तो मेरे को 35,000 का जुगाड़ CGST में करना है, इंटरेस्ट मेरे को 147 का जुगाड़ करना है, SGST में मेरे पास है, मेरे को इसमें इंटरेस्ट में 747 का जुगाड़ करना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये IGST के टैक्स में से यहां CGST में 35,000 ट्रांसफर कर दिया, इधर माइनस हो गया, ये 35,000 इधर। कौन सा फॉर्म भरकर? PMT 09 भरकर। इसकी हम बात कर रहे थे। दूसरा, इसी के IGST के इंटरेस्ट में से मैंने यहां पर CGST के इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। मैं चाहता तो IGST से भी ट्रांसफर कर सकता था, मैं यहां से HGST से भी ट्रांसफर कर सकता था। तो मैंने बस यहां से ट्रांसफर किया है और मैंने जुगाड़ कर लिया PMT 09 भरकर। अब मेरा ये अमाउंट बैलेंस यहां पर इकट्ठा हो गया। ऐसे ही HGST के इंटरेस्ट में दिए तो मैं HGST के टैक्स से यहां इंटरेस्ट में थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया PMT 09 भरकर। ठीक है, तो अब ये आप ये जुगाड़ हो गया। अब आप कैश लेते, कुछ कैश जमा ही नहीं कराना पड़ेगा, हमने यहीं से ट्रांसफर कर लिया। अब ये एक और अमेंडमेंट क्या हो गई है, अगर ये नित्या इसका कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन है, उसे भी अपने कैश दूसरे रजिस्ट्रेशन को कैश लेजर में ट्रांसफर कर सकती है। शर्त ये है, इस रजिस्ट्रेशन में इसकी लायबिलिटी रजिस्टर में कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, एक रूल 86 4A 4B है, ये बाद में बताता हूं। अब आइए जरा यहां पर। हाँ जी, मेन बैच वाले बच्चे ये वाला चार्ट देखने के लिए कहां पर आएंगे? ये चार्ट देखने के लिए आप आएंगे जरा पेज नंबर 12.10 पर, पेज नंबर 12.10 पर, और फास्ट बैच 12.5, मेन बैच 12.10, मेन बैच 12.10 और फास्ट बैच, ये आपका फास्ट बैच आपका 12.5। जल्दी से आएंगे थोड़ा सा डिटेल में। आप ये लायबिलिटी रजिस्टर, लायबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में सभी लायबिलिटी आती हैं। जो आपने अपनी रिटर्न में लायबिलिटी निकाली वो भी आएगी, ऑफिसर ने आपकी डिमांड निकाली वो भी यहां पर आएगी, या आपने रिटर्न फाइल करने के बाद आपको लगा कुछ लायबिलिटी छूट गई है तो वो भी यहां पर लायबिलिटी रजिस्टर में आएगी। सेट पर्सन ने भी लायबिलिटी निकाली तो वो भी यहां पर आएगी। अब जब आप पे करेंगे, इंटरेस्ट भी यहां पर आएगा, और लायबिलिटी कौन सी? टैक्स इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, सब कुछ यहां पर आएगा। दो तरीके से पे कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से और कैश लेजर से। जब आप पे करेंगे, लायबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में आएगा और क्रेडिट लेजर या कैश लेजर के डेबिट में जाएगा। तो देखिए ये एरो जो है क्रेडिट लेजर के डेबिट में जा रहा है, डेबिट में जा रहा है, और इधर ये वाला भी एरो जो है ये कहां जा रहा है? कैश लेजर के डेबिट, कैश लेजर के डेबिट में जा रहा है, कैश लेजर के डेबिट में जा रहा है। ठीक है, तो आप ये दो तरीके से पे कर सकते हैं। क्रेडिट लेजर से सिर्फ टैक्स पे होगा, कैश लेजर से टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों पे हो सकती है। ठीक है जी। अब अगर आपकी डिमांड निकाली और आप इससे सेटिस्फाइड नहीं, आप अपील में जा सकते हैं। अपील में अगर आपकी डिमांड कम कर दी जाती है तो वो लायबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट में कर दिया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपका TDS है, TCS है, रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है, कंपोजिशन वाला टैक्स है, इंटरेस्ट पेनल्टी फी है, ये आप सिर्फ कहां से पे कर सकते हैं? कैश लेजर से, क्योंकि टैक्स क्रेडिट लेजर सिर्फ टैक्स पे हो सकता है, ये नहीं। रिवर्स चार्ज वाला टैक्स मैंने पहले ही बताया था, आप कैश लेजर से पे करते हैं, पहले कैश लेजर से पे कर लो फिर आप क्रेडिट ले सकते हैं। कंपोजिशन वाला टैक्स क्रेडिट यूज ही नहीं कर सकते, इंटरेस्ट पेनल्टी फी क्रेडिट लेजर यूज ही नहीं कर सकते, और TDS TCS इसको भी कहां से जमा कराना होगा? कैश लेजर से जमा कराना होगा। अब इसके बाद
हाँ जी, अब ये लायबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर या कैश लेजर, इसमें एक सिंपल बात, अगर इन तीन लेजर में कोई भी गलती है आपको लगती है पोर्टल पर, क्योंकि ये पोर्टल पर मेंटेन हो रहे हैं आपकी बुक्स में नहीं, ऑटोमेटिक पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर मेंटेन हो रहे हैं, अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो पीएमटी 04 फॉर्म भरकर उनको बोल सकते हैं ठीक करें। नेक्स्ट, क्रेडिट लेजर के क्रेडिट में कब आता था? जब जीएसटीआर 3B हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट करी थी, यहां से आईटीसी सेल्फ असेस आ गया था। ओके, जब आप पे करते हैं तो सिर्फ टैक्स के लिए यूज सकता है। टैक्स कौन सा? चाहे ऑफिसर ने डिमांड निकाली हो, चाहे आपकी रिटर्न की हो, चाहे आपकी रिटर्न की हो। तो आप यहां लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये आपकी डिमांड तो लिखी हुई है, डिमांड प्लस अगर आपकी रिटर्न है, डिमांड जो प्रॉपर ऑफिसर ने निकाली प्लस रिटर्न वाले टैक्स के लिए, रिटर्न वाले टैक्स के लिए यूज हो सकती है, टैक्स के लिए, टैक्स के लिए। अच्छा, अब क्रेडिट लेजर से आप रिफंड मांग सकते हैं सिर्फ दो केसेस में। तो जब आप रिफंड मांगेंगे तो वह डेबिट हो जाएगा, अगर वो रिफंड रिजेक्ट हुआ तो आपका रिक्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा एंट्री इस क्रेडिट लेजर में और कैसे नहीं आ सकती, और किसी तरीके से नहीं आ सकती। क्रेडिट लेजर का रिफंड सिर्फ दो केसेस में मिलता है, वो कौन से थे? पहला, जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई क्या थी जी? एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एससीजेड। और ये दोनों कैसे करी हो? बिना आईजीएसटी पे किए हुए, तभी। क्योंकि अगर आपने आईजीएसटी पे कर दिया तो वही आप आईजीएसटी का रिफंड मांगोगे। हम परचेज के क्रेडिट के रिफंड की बात कर रहे हैं, क्रेडिट लेजर में परचेज के क्रेडिट के रिफंड कर रहे हैं की बात कर रहे हैं, तो वो कब हो सकता है? जब आपने बिना आईजीएसटी पे किए एक्सपोर्ट किया। अगर आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया तो आपने क्रेडिट लेजर को डेबिट किया ही नहीं होगा। तो यहां क्रेडिट लेजर को डेबिट किया ही नहीं होगा। क्रेडिट लेजर को डेबिट करना होता है रिफंड एप्लीकेशन लगाते समय। तो यहां पर हम क्रेडिट लेजर को डेबिट कब आप करेंगे? जब आप बिना आईजीएसटी पे को एक्सपोर्ट या एससीजेड को सप्लाई कर रहे हैं। तो दूसरा, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ये क्या होता है जी? जब आपका सेल पे जीएसटी का रेट मान लीजिए 18 है, परचेज पर रेट कम है, 5% है, सॉरी उल्टा, परचेज पे रेट 18 है, सेल पे कम है, तो हमेशा आपके पास आईटीसी बचा रहेगा, हमेशा आपके पास आईटीसी बचा रहेगा। तो आप क्या करें? आप इसको रिफंड ले सकते हो। तो इन दो केसेस में ही आप रिफंड ले सकते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिला दूं, एक क्वेश्चन हमने किया था, अगर आईजीएसटी पे कर आपने एक्सपोर्ट किया है तो यहां आपने क्रेडिट लेजर डेबिट नहीं किया होगा। अगर आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाता है तो फिर यहां रिक्रेडिट नहीं होगा। यहां आईजीएसटी पे करके, इस क्वेश्चन में हमने बात करी थी एक्सपोर्ट के, आईजीएसटी पे कर तो आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया। ये ऑफिसर यहां पे, ये टैक्सेशन मैनेजर कह रहा है कंपनी का कि मेरा क्रेडिट लेजर रिक्रेडिट करो। अरे डेबिट ही नहीं किया था। डेबिट कब करते हैं? डेबिट करते हैं जब आप क्रेडिट लेजर से रिफंड मांगते हैं, परचेज के क्रेडिट का, वो आप बिना आईजीएसटी पे क्यों करते हैं। ओके, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड पिछले पेज पर ये कुछ 3 पॉइंट थे। हाँ जी, ये मेन बैच वाले बच्चों यहां से देख लो, आपके पास भी है ये चार्ट। ये क्या है जी, जरा देखना ध्यान से। इसमें क्या था, ये एक रूल 86(4)B है, इसके बारे में बता रहा हूं, ये अमेंडमेंट हुई है। वो क्या? 4 रिफंड, 2 रिफंड तो अभी आप वहां बात करके हैं। आईटीसी का रिफंड 2 केसेस में मिल सकता है। पहला, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड अगर आपने एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट टैक्स, या आपने एससीजेड को सप्लाई करी है विदाउट पेमेंट टैक्स। ये हो गया एक, जीरो रेटेड सप्लाई। दूसरा, इन्वर्टेड टैक्स, है ना? तो इसी के लिए आपने क्या किया होगा? अपने क्रेडिट लेजर को डेबिट किया होगा। तो अब हम कह रहे हैं थोड़ा सा अलग, एक और पॉइंट इसमें बोल रहे हैं, रिफंड ऑफ आईजीएसटी ऑब्टेन्ड। अगर आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया था, एक और पॉइंट ये बोल रहे हैं, अगर ये आपने गलत रिफंड ले लिया, आपने एक्सपोर्ट किया नहीं था, क्रेडिट लेजर से रिफंड की क्लेम लगाई और आपको मिल भी गया, आपने एससीजेड को सप्लाई करी नहीं थी और आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई, आपको मिल भी गया, तो आपका क्रेडिट लेजर उस समय जब आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई होगी, डेबिट हो गया होगा। अब आपको रिफंड गलत मिल भी गया, अब डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। अगर आप वो रिफंड जो गलत सैंक्शन हुआ था आपको, वो आप पे कर देते हैं कैश में, कैश लेजर से, डीआरसी 03 फॉर्म यूज करके विद इंटरेस्ट पेनल्टी, तो जो आपका क्रेडिट लेजर उस समय डेबिट हुआ होगा रिफंड की एप्लीकेशन लगाते समय, ये रिक्रेडिट हो जाएगा। ये रूल 86(4) भी बोलता है। तो गलत रिफंड को अगर आप डिपॉजिट कर देते हैं कैश लेजर से, तो आपका ये रिक्रेडिट हो जाएगा। एक रूल 86(4)A था, ये क्या था जी? ये हमने बोला रिफंड 2 ही केसेस में मिल सकता है, रिफंड आपका 2 ही केसेस में मिल सकता है। लोगों ने क्रेडिट लेजर का रिफंड 2 ही केसेस में मिल सकता है, लोगों ने नया तरीका ढूंढा क्रेडिट लेजर से रिफंड लेने का। कैसे? हमारी लायबिलिटी बनती थी 1 लाख पर 5,000, हमने जानबूझकर 10,000 जमा करा दी, ताकि क्रेडिट लेजर जो बचा हुआ है उसको मैं यूज कर लूं, और फिर मैं बोलूंगा ओहो गलती से मेरे से एक्स्ट्रा जमा हो गया 5,000, ये मेरे को रिफंड दे दो, ये मेरा रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो क्या हो रहा था, हम क्रेडिट को ज्यादा यूज कर रहे थे, जानबूझकर एक्सेस टैक्स पे कर मेरा क्रेडिट लेजर का रिफंड वैसे मिल नहीं रहा था, मैं एक्सेस पे कर देता था और बोलता था ओहो मेरे से गलती से जमा हो गया, अब मेरे को रिफंड दो। और रिफंड कहां पर आता है? बैंक अकाउंट में।
गवर्नमेंट को जब ये पता लगा कि ये जो एक्सेस टैक्स पे किया गया है ये क्रेडिट को यूज करके, क्रेडिट का रिफंड लेने के लिए उन्होंने किया था, अब रिफंड तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा सुनो, हम आपको रिफंड जो देंगे जो तुमने क्रेडिट लेजर का यूज करके, जैसे इसमें 5000 में आपका 2000 आपका क्रेडिट लेजर यूज करके पे किया था, 3000 आपने जो एक्सेस टैक्स पे किया ये आपने 3000 कैश लेजर से पे किया था, तो 2000 जो हम रिफंड देंगे आपको बैंक अकाउंट में दे देंगे, ये आपको क्रेडिट लेजर में ही रिफंड देंगे, और जो 3000 है ये आपने कैश से पे किया था ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। मतलब जिस तरीके से आपने पे किया था उसी तरीके से आपको रिफंड मिलेगा, ऐसा नहीं कि सारा हम बैंक अकाउंट में दे दे। ये जो नया तरीका ढूंढा गया था क्रेडिट लेजर से रिफंड लेने का, ये इन्होंने बंद कर दिया। रूल 86(4)(b) और ये वाला पॉइंट रूल 86(4)(a) और ये वाला पॉइंट रिफंड के चैप्टर में आएगा दोबारा। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर डिटेल में बता दिया, क्रेडिट लेजर डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको कैश लेजर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मेन बैच कहां पर है? 12.10, फास्ट बैच 12.5। कैश लेजर में आपके डिपॉजिट कब होता है? जब आप चालान से डिपॉजिट करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, ये दो नए ऐड हुए हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और ओवर द काउंटर 10,000 तक ही जमा हो सकता है। ओवर द काउंटर 10,000 तक रिफंड जमा हो सकता है। अब आप इसको कहां यूज करेंगे? टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए। अगर आप यहां पर भी एक्स्ट्रा जमा हो गया कैश लेजर में तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यहां पर कैश लेजर डेबिट होगा, अगर आप रिफंड रिजेक्ट होता है तो रिक्रेडिट हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये जो 10,000 वाली बात है, हमने बोला कि 10,000 ओवर द काउंटर जाकर जमा करा सकते हैं कैश लेजर में, लेकिन ये 10,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी 3 केसेस में, क्योंकि इसके साथ नोट 1 लगा था ना, तो नोट 1 ऊपर दे रखा है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या नोटिफाइड पर्सन जमा करा रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा जमा हो सकता है ओवर द काउंटर। दूसरा, अगर ऑफिसर आपके ड्यूज को रिकवर करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करता है, मूवेबल या इमूवेबल को, और फिर वो जो कैश आता है वो आपके कैश लेजर में जमा हो सकता है, भले वो 10,000 से ऊपर हो। तीसरा, अगर इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट की टीम आपके यहां पर आई और आपके यहां पे कैश मिला, चेक मिले, डीडी मिले, और उन तो आपके एम्प्लॉइज बैठे हुए, तो उनसे पूछा ये किस नाम का? बोले हम कैश में सेल करते हैं। तो कह रहे हैं ये हम कैश उठा के जा रहे हैं, जो आप कैश में सेल करते हो उसके अगेंस्ट में टैक्स के अकॉर्डिंग, टैक्स की या इंटरेस्ट पेनल्टी जो बनती है उसके लिए हम उठा के जा रहे हैं। तो ये जो वो कैश उठाकर गए, ये कहां जमा हो सकता है? आपके कैश लेजर में, भले ये 10,000 से ऊपर है, आपके कैश लेजर में जमा हो सकता है ओवर द काउंटर। ओके, नेक्स्ट, ये चालान जब आप क्रिएट करेंगे, सिप इन क्रिएट होगा, 14 डिजिट का होगा, ये 15 दिन के लिए वैलिड होगा। और नोट नंबर 3, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रक जा रहा था, उसके पास इनवॉइस नहीं था, पूछा क्या भाई कैसे भाग रहे हो, बिल कहां है? कह रहा हमने रजिस्ट्रेशन ले रखा। अब जबरदस्ती ऑफिसर उसको रजिस्ट्रेशन दे देगा, टेम्परेरी नंबर दिया जाएगा, इसके बेस पे वो कैश जमा कराएगा। अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस से पेमेंट करते हैं तो एक मैंडेट फॉर्म जनरेट होता है, और वो होता है ऐसा, ये जस्ट लाइक पेन स्लिप है। जब बैंक में पैसा जमा कराते हो वहां पेन स्लिप पड़ी होती है, तो पहले जब मैनुअल या चालान जमा हुआ करते थे वो बोलते थे पेन स्लिप साथ में भरो, तो ये जस्ट लाइक पेन स्लिप है। जो जमा कराने वाला उसका नाम, अकाउंट नंबर, चेक नंबर, डेट, और जो जिसके खाते में जा रहा है वो जीएसटी बेनिफिशियरी नेम। तो ये जब चालान क्रिएट करते हैं उसके साथ ही ये मैंडेट फॉर्म जनरेट होता है। अगेन ये भी कितने दिन के लिए वैलिड होगा? 15 दिन के लिए, क्योंकि चालान भी कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 15 दिन के लिए। जब सिन मिलेगा तो आपके कैश लेजर में आ जाएगा। अगर आपके पैसे कट गए लेकिन बैंक तो डेबिट हो गया लेकिन सिन क्रिएट नहीं हुआ, तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कौन से फॉर्म भर के? PMT 07। तो ये फॉर्म नंबर हमें याद करने हैं नहीं। रूल 88 तो यूएन वाला है। हर ट्रांजैक्शन जो भी आप लायबिलिटी रजिस्टर या क्रेडिट कैश लेजर में जाती है तो इनके लिए साथ में एक रेफरेंस नंबर या यूएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। अच्छा, ये जो टीडीएस टीसीएस है, अगर आपका डिडक्ट हुआ है तो जिसने डिडक्ट किया वो आपके कैश लेजर में जमा करा देगा। कैसे जमा होगा? टीडीएस टीसीएस जिसने डिडक्ट किया वो तो चालान से जमा कराएगा। अब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, जिसका भी टीडीएस डिडक्ट हुआ या टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो अपनी पोर्टल पर लॉगिन करेगा, नोटिफिकेशन आया हुआ होगा कि आपका टीडीएस टीसीएस जमा हो गया, उन्होंने अपनी जीएसटी और 7 या 8 जमा करा दिए, तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और आपके कैश लेजर में आ जाएगा। तो डिडक्टी जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये इसके कैश लेजर में आ जाएगा। ठीक है जी? हाँ जी, चले आगे जी। हाँ जी, मेन बैच पेज नंबर 12.15 पे आ जाए, फास्ट बैच 12.7 फटाफट से। मेन बैच 12.15 रूल 86A और रूल 86B करने जा रहे हैं। ठीक है जी? रूल 86A क्यों आया था मैंने आपको बताया था। एक सेलर ने रजिस्ट्रेशन कराते टाइम फेक एड्रेस दे दिया। क्या नाम एड्रेस डाल दिया उसने? खूनी गली, चोर मोहल्ला, शॉप नंबर 420, और उसको रजिस्ट्रेशन शुरू में मिल भी रहा था, फिजिकल वेरिफिकेशन कर नहीं रहे थे तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। क्यों उसने ऐसा ये फेक एड्रेस से रजिस्ट्रेशन किया था? ताकि वो GSTR 1 फाइल कर पाए। GSTR 1 मतलब इसे टैक्स नहीं जमा कराना था, फेक बिल इशू करने थे।
फेक बिल, भाई फेक बिल इशू कर दिए सेलर ने, मतलब माल नहीं बेचा, सिर्फ सिर्फ फेक बिल इशू कर दिए, माल नहीं बेचा, सर्विस नहीं दी, बस फेक फेक बिल इशू कर दिए। तो इसके लिए सिर्फ बिल इशू करने के लिए उसने फेक रजिस्ट्रेशन लिया था। तो डिपार्टमेंट को पता लगा इसकी जीएसटीआर 1 तो आ रही है जिसमें सेल बिल की डिटेल डालते हैं, लेकिन इसकी 3B तो आ ही नहीं रही, 3B से तो टैक्स जाता है, वो तो आ ही नहीं रही। तो अब डिपार्टमेंट इसको ढूंढने पहुंचा, ढूंढा तो वो मिला ही नहीं। तो क्या बायर का क्रेडिट जिसने उससे ये बिल ले रखे हैं, परचेज कर रखी है, उन्होंने एक्चुअली तो परचेज कर रखी है, सिर्फ बिल ही परचेज कर रखे हैं, क्या उन बायर्स का क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाए? जी, ये रूल 86A ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट के लिए था, ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट के लिए था। तो यहां पर एक बार मैं स्लाइड से दिखा दूं आपको जी, सब स्लाइड से देखेंगे। हाँ जी, रूल 86A ब्लॉकिंग ऑफ क्रेडिट, कौन ब्लॉकिंग करेगा? कमिश्नर या अथोराइज ऑफिसर। अगर उसके बाद रीजन टू बिलीव है कि इसने क्रेडिट फ्रॉडुलेंटली ले रखा है तो आपका क्रेडिट क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक का मतलब क्या है? आप क्रेडिट लेजर को डेबिट नहीं कर पाएंगे। कब? जब आप अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं, जीएसटी पे करते हैं आउटपुट का, मतलब आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। जो भी आप सेल करोगे आपको क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर पाओगे, आपको कैश ही पे करना पड़ेगा। नंबर 2, आप क्रेडिट लेजर को डेबिट क्यों करते हैं? रिफंड लेने के लिए। आप रिफंड लेने के लिए क्रेडिट लेजर को डेबिट नहीं कर पाओगे, तो मतलब आप क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, ना रिफंड ले सकते। अच्छा, किन किन परिस्थितियों में ब्लॉकिंग होगी वो अब हम बताने जा रहे हैं। ये ब्लॉकिंग कितने समय के लिए होगी? 1 साल के लिए। कौन करेगा? कमिश्नर या अथोराइज ऑफिसर। अगर उसके बाद रीजन टू बिलीव है, और ये रीजन टू बिलीव रिटर्न में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि आईटीसी फ्रॉडुलेंटली ले रखा है। तो अब ये ब्लॉकिंग किन किन परिस्थितियों में हो सकती है? पहला, सप्लायर मिसिंग हो गया, डिपार्टमेंट ढूंढने गया, वो खूनी गली, चोर मोहल्ला, दुकान नंबर 420 मिली ही नहीं, सप्लायर मिसिंग है, बायर का क्रेडिट ब्लॉक। अच्छा, सप्लायर मिसिंग है तो क्या इसने बायर ने कोई गुड्स रिसीव किए होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने सोचा बिल बिल ले रखा है, गुड्स रिसीव नहीं किए, गुड्स रिसीव नहीं किए बायर ने, तो उसका क्रेडिट लेजर ब्लॉक, बायर का क्रेडिट लेजर ब्लॉक। अच्छा जी, फिर इसके बाद में जब सप्लायर मिसिंग हो गया तो इसने टैक्स नहीं दे रखा, सिर्फ जीएसटी 1 फाइल करी थी, 3B नहीं फाइल करा था। तो सप्लायर ने टैक्स अगर नहीं दिया तो बायर का क्रेडिट लेजर ब्लॉक। तो ये इससे लिंक थे ये 3 पॉइंट, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर बायर खुद ही मिसिंग हो गया, अब बायर को ढूंढने गया डिपार्टमेंट कि अब इसका क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया, इससे रिकवरी करें, बायर भी मिसिंग हो गया तो बायर का क्रेडिट लेजर ब्लॉक, बायर का क्रेडिट लेजर ब्लॉक। और लास्ट 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 अगर इनवॉइस नहीं है बायर के पास में तो बायर का क्रेडिट लेजर ब्लॉक। तो इन 5 परिस्थितियों में बायर का क्रेडिट लेजर ब्लॉक हो सकता है। अच्छा जी, ये 1 साल तक ब्लॉक रहेगा। हाँ जी, ये ब्लॉक जो किया था, बायर कहता तुम कहते हो इनवॉइस नहीं है, ये रहा इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, क्या कह रहे थे? परचेज इनवॉइस नहीं है, लो, तो फिर इनका क्रेडिट लेजर अनब्लॉक करना पड़ेगा। अगर वो रीजंस नहीं रहे, ये ऊपर वाले 5 रीजन, तो क्रेडिट लेजर अनब्लॉक करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला बायर तुमने गुड सर्विस रिसीव नहीं किए थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरा की क्लिपिंग दिखा दी, देखो ट्रक अंदर आ रहा है, माल भी अंदर आ रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो अगर ये रीजन नहीं है भाई, ये एलिगेशन था डिपार्टमेंट का, इसलिए ब्लॉक किया था। तो अगर हम प्रूव कर देते हैं कि हमारे पास आया था माल, तो फिर उसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। ये था आपका ये नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब ये वाली बात तो हो गई। अब ये कौन कितने अमाउंट का ब्लॉकिंग करेगा क्रेडिट लेजर का, जरा वो डिस्कस कर ले जी। ये आपका रूल 86A यहां पर हो गया, यही मैंने आपको पढ़ाया था। यहां पर बायर मिसिंग, सेलर मिसिंग, इनवॉइस मिसिंग, गुड्स रिसीव नहीं किए, सेलर ने टैक्स नहीं पे किया। अच्छा, अब इसमें हमने ये किया था क्या, इसके लिए इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी, गाइडलाइन इशू हुई थी कि कौन कितने का ब्लॉकिंग करेगा। हाँ जी, अगर एसीडीसी 1 करोड़ से 1 करोड़ तक, बस 1 करोड़ तक अगर आईटीसी लेजर ब्लॉक करना है, 1 करोड़ तक के लेजर को ब्लॉक करना है, तो रूल 86A में कौन ब्लॉक करेगा? एसीडीसी, एसीडीसी। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक तो एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर, 5 करोड़ से ऊपर की क्रेडिट लेजर ब्लॉक करनी है तो ये कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर ब्लॉक करेगा। और यहां पर कमिश्नर की जगह अगर डायरेक्टर जनरल डीजीजीआई, डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस के बंदे में कमिश्नर के बराबर का एडिशनल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता था, ये भी ब्लॉक कर सकता है 5 करोड़ से ऊपर की। और अगर असिस्टेंट कमिश्नर की जगह ये असिस्टेंट डायरेक्टर भी ब्लॉकिंग कर सकता है, ये 1 करोड़ तक की, ठीक है जी। ये इनके बराबर के ऑफिसर हुआ करते थे। यहां मैं आपको याद दिला दूं, ब्लॉकिंग पार्शियल या फुल मतलब ये हो सकती है, मींस कि ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपके क्रेडिट लेजर में 10 करोड़ बैलेंस है, आपने जो फेक बिलों से परचेज करके वो 2 करोड़ का परचेज करते, तो आपका 2 करोड़ अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा, 8 करोड़ आपका ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा रूल 86। फिर हम रूल 86B की बात करें, ये क्या था? हाँ जी, ये था कि आपने परचेज तो जेन्युइन कर रखी है, परचेज फेक नहीं है, परचेज तो जेन्युइन कर रखी है, लेकिन सेल कैश में कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जीएसटी नहीं जमा कराना चाहते,
परचेज का क्रेडिट ज्यादा रह जाता है। जो आप अपना सेल थोड़ी बहुत दिखाते हो, कुछ बिल दिखाते हो, जीएसटी थोड़ा सा ही बनता है, मतलब सारा का सारा जीएसटी आप क्रेडिट लेजर से पे कर देते हो। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको 1% कम से कम कैश लेजर से देना पड़ेगा, भले ही आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है। 99% आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, 99% क्रेडिट लेजर से, बाकी 1% कैश लेजर से। ये जेन्युइन बंदों के लिए नहीं है, ये फेक बंदों के लिए है जो फेक काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब सेल कैश में करे जा रहे हैं, बिल ही नहीं काट रहे। ये किन पे एप्लीकेबल होगा? अगर आपकी उस महीने की टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू, इसमें एग्जाम सप्लाई हटा दीजिए, जीरो रेटेड हटा दीजिए। एग्जाम में आपकी निल होली एग्जाम नॉन टैक्सेबल आती थी, और जीरो रेटेड में आपके एक्सपोर्ट या एससीजेड को सप्लाई आती है। तो ये वाली टर्नओवर हटा दीजिए, इसके बाद टैक्सेबल सप्लाई वाली उस महीने की टर्नओवर देखिए, अगर वो 50 लाख से एक्सीड करती है तो फिर आपके ऊपर में रूल 86 बी एप्लीकेबल होगा। मींस 1% कैश लेजर से, क्रेडिट लेजर से 99%। हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन था, इसमें पहली टर्नओवर गुड्स की टर्नओवर अंडर बोन एलयूटी थी, दूसरी एक्सपोर्ट टर्नओवर विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी थी, तो दोनों एक्सपोर्ट हटानी है। 50 लाख की लिमिट काउंट करते हैं, दोनों एक्सपोर्ट हटानी है। एससीएड को सप्लाई करी है, ये भी, ये वाली तीनों टर्नओवर जीरो रेटेड है, ये हटानी है 50 लाख की लिमिट कैलकुलेट करते हुए। अगली हमारी एग्जम्प्ट और दूसरा नॉन, जिस पे जीएसटी नहीं लगता है, इसे भी हम एग्जाम सप्लाई मानते हैं, तो ये अगली दोनों भी हटानी है। इसके बाद अगली टैक्सेबल टर्नओवर सिर्फ यही देखनी है 50 लाख के लिए, और ये 1 करोड़ है। क्योंकि 1 करोड़ है, 50 लाख से ऊपर है, अब आपके पास रूल 86 बी एप्लीकेबल होगा। और अब आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस 20 लाख है। अब इस 1 करोड़ पे आपका जीएसटी 18 लाख बनता है, 18 लाख बनता है। क्या आप पूरा क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं? नहीं भाई। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारे पास क्रेडिट लेजर का बैलेंस ज्यादा है। क्रेडिट लेजर का बैलेंस ज्यादा कैसे हो सकता है भाई? अगर तुमने मान लो 1 लाख की परचेज करी, तो 1.5 लाख में अगर आप उसको बेचते हो, तो हमेशा कुछ ना कुछ जीएसटी कैश में जमा कराओगे ही कराओगे। तो यहां पर ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 लाख आपके पास क्रेडिट करा हुआ है? इसका मतलब तुमने कैश में बिल रेज किए होंगे। अब तुम्हारी 18 लाख की जो लायबिलिटी बनती है, हम सारी आपको क्रेडिट लेजर से पे नहीं करने पड़ेंगे। 18 लाख का 1%, 18,000 आप कैश लेजर से पे करो, और बाकी जो 99% है ये आप क्रेडिट लेजर से पे करो, 17,82,000। ठीक है। अच्छा, जो बैलेंस रहा क्रेडिट लेजर में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे 20 लाख में से ये 17,82,000 अपने क्रेडिट लेजर यूज किया है, बाकी 2,18,000 ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, रूल 86 बी में फिर ये कहता है, ये इन 5 बंदों के ऊपर में, इन 5 केसेस में हम आप पे रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मतलब जेन्युइन बंदे हो तो हम तुम्हारे को वहां पे हम रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, आप पूरा क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो। अब यहां पर ये क्या कहता है, एक बार इसे भी स्लाइड से दिखा दूं जी, स्लाइड से देखेंगे। हाँ जी हाँ जी, एक्सेप्शन क्या है जी? एक्सेप्शन, पहली एक्सेप्शन, सैड पर्सन। सैड पर्सन मतलब मान लीजिए कंपनी की बात कर रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं, या ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, या एचयूएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुनो। पहला, अगर कंपनी ने पिछले 2 सालों में हर साल में 1 लाख, ये 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स हर साल में दे रखा है, तो फिर हम तुम्हारे पे रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, मतलब आप पूरा क्रेडिट यूज कर सकते हो। या फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म ने पिछले 2 सालों में हर साल में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रखा है, तो हम रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ये 2 साल कौन से देखने हैं? पिछले 2 साल, जिस महीने के लिए चेक कर रहे हैं उस महीने तक उन 2 साल की इनकम टैक्स फाइल करने की रिटर्न की डेट निकल चुकी है, उन 2 सालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम ट्रस्ट की बात करें, तो ट्रस्ट ने पिछले 2 साल में हर साल में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दे रखा है, तो हम ट्रस्ट पे रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ऐसे एचयूएफ के केस में भी अगर पिछले 2 साल में हर साल में अगर उसने इनकम टैक्स 1 लाख से इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी की नहीं, इनकम टैक्स पिछले 2 सालों में हर साल में दोनों सालों में 1-1 लाख से ज्यादा टैक्स दे रखा है, तो हम उस पर भी एचयूएफ पर भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सर, कंपनी नहीं दे रखा, तो क्या कंपनी के एमडी ने दे रखा है पिछले 2 सालों में हर साल में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स? हाँ, तो तब भी हम कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सर, कंपनी ने दे रखा, उसके होल टाइम डायरेक्टर जितने हैं सारे के सारे, उन्होंने अगर ऐसा कर रखा है कि पिछले 2 सालों में हर साल 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दे रखा, तो भी हम फिर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सर, फर्म ने नहीं पे कर रखा, लेकिन उसके 2 पार्टनर, मान लीजिए 5 पार्टनर है, उसमें से 2 पार्टनर ने पिछले 2 सालों में हर साल में 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दे रखा, तो हम फिर फर्म पे एप्लीकेबल नहीं करेंगे। या तो ये खुद पे कर दे, या इनके साथ में कुछ कनेक्टेड बंदे, जैसे कंपनी के लिए हमने एमडी की बात करी या सारे होल टाइम डायरेक्टर की बात करी, ऐसे फर्म के केस में या तो फर्म पे कर दे या उसके कोई 2 पार्टनर 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स पिछले 2 सालों में हर साल में पे कर दे। ऐसे ट्रस्ट के केस में मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं,
अगर ट्रस्ट ने नहीं पे किया तो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स ने पिछले 2 सालों में हर साल में अगर उसने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे कर दिया तो नहीं एप्लीकेबल होंगे। ऐसे एचएफ के केस में करता, अगर एचएफ ने नहीं पे करा तो करता ने अगर पे करा पिछले 2 सालों में हर साल में, तो हम ये एचएफ पर ये रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, मतलब वो सारा का सारा क्रेडिट लेजर यूज कर सकता है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इकट्ठा है। हाँ जी, 2 केसेस में आप क्रेडिट लेजर का बैलेंस क्रेडिट लेजर से रिफंड ले सकते हैं, सिर्फ 2 केसेस में। पहला है जीरो रेटेड सप्लाई जैसे एक्सपोर्ट और एलयूटी। दूसरा है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब आपकी सेल पे रेट जीएसटी का रेट ज्यादा है जैसे 18, परचेज पे रेट 5% है, कम है। सेल पे ज्यादा जीएसटी का रेट, परचेज पे कम, तो यहां पर आपका आईटीसी रिफंड बन सकता है। तो 2 केसेस में आपका रिफंड मिलता है आईटीसी का, जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अगर ये वाले 2 केस में अगर आपने पिछले साल में 1 लाख से ज्यादा का रिफंड आपको मिला हुआ है जीएसटी में, तो हम आप पे ये रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, हम मानेंगे तुम जेन्युइन केस हो। और नेक्स्ट 4th केस में अगर तुमने, ये एक मेन पॉइंट है, ये अब तक जिस महीने में आप चेक कर रहे हो, मान लो आप दिसंबर महीने में चेक कर रहे हैं, दिसंबर महीने तक अप्रैल से लेके करंट ईयर में अप्रैल से लेके दिसंबर महीने के लिए चेक करो, तो अप्रैल से दिसंबर तक जो तुम टोटल टैक्स निकालो उसका 1% निकालो। अगर 1% जो आ रहा है उससे ज्यादा अभी तक मान लो आपने 10 लाख का आपका टोटल टैक्स बनता है, तो इस पे 1% निकाले, ये 1% 10,000 बन रहा है। तो अगर तुमने 10,000 से ज्यादा अभी तक अप्रैल से कि दिसंबर तक कैश लेजर से पे कर रखा होगा, 10,000 से ज्यादा, मान लो 11,000 पे कर रखा, फिर हम तुम्हारे पे रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। मींस हम आपको जेन्युइन बंदा मान रहे हैं जी। और लास्ट पॉइंट, अगर गवर्नमेंट की ये कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, स्टेटरी बॉडी है, इनके ऊपर भी हम ये रूल 86 भी एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ये क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं। ओके जी, ये हुआ हमारा रूल 86A। हाँ जी, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा। हाँ जी, मेन बैच आ जाएंगे 12.18 पर, फास्ट बैच 12.9 पर। हम सेक्शन 50 की बात करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट की। हाँ जी, इंटरेस्ट के लिए अगर आपने लेट पेमेंट करी है तो इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम। कब से? ड्यू डेट के बाद से टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनना कुछ बातें। इस बार रूल सेक्शन 50 में अमेंडमेंट हुई है और इसके साथ एक रूल 88B भी इंसर्ट हुआ है। क्या? ध्यान से सुनना कुछ बातें मैं जो बताने जा रहा हूं। अगर दिसंबर 22 की हम मानते हैं रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप दिसंबर 22 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और दिसंबर 22 की रिटर्न आप लेट फाइल करते हैं 25 फरवरी 23 को, आपकी दिसंबर 22 की रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए? अगले महीने की 20 तारीख। अगर आपकी मंथली रिटर्न जाती है तो 20 जनवरी तक। तुम लेट फाइल कर रहे हो तो अब आपको इंटरेस्ट देना होगा। अब सवाल है इंटरेस्ट किस अमाउंट पर देना होगा? जो आपने कैश लेजर से पेमेंट करी उसी पे, मतलब नेट टैक्स पर। आपका जो टोटल जीएसटी बनता है, मान लीजिए 10 लाख बनता है, उसमें से आईटीसी आपका 3 लाख बनता है, तो 7 लाख पर देना है या टोटल 10 लाख पर देना है? 7 लाख पर देना है। अगर दिसंबर जिस महीने की आप रिटर्न फाइल करें वही रिटर्न आपने लेट फाइल करी है, उस रिटर्न में सारे बिल शो कर दिए, तो उस महीने की लायबिलिटी दिसंबर महीने की लायबिलिटी थी, ये दिसंबर महीने की रिटर्न आपने लेट फाइल करी, इसमें सारे बिल शो कर दिए, तो अब नेट टैक्स पर ही इंटरेस्ट जाएगा, नेट टैक्स पर इंटरेस्ट जाएगा। और अगर आपने दिसंबर महीने की रिटर्न टाइम से फाइल कर दिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, दूसरा, दिसंबर महीने की रिटर्न में कुछ बिल रह गए, आप जन महीने की रिटर्न में उन बिलों को डाल रहे हैं। जन महीने की रिटर्न आप टाइम से फाइल कर रहे हैं तो जन महीने पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जो बिल तुमने दिसंबर 22 के इसमें डाले होंगे जन वाली मंथ की रिटर्न में, तो इस अमाउंट पर, उस अमाउंट पर, मान लीजिए आपने यहां पर 1 लाख रुपए जीएसटी दिसंबर महीने का इसमें मेंशन किया है जनवरी की रिटर्न में, इस 1 लाख पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ग्रोस टैक्स पर। भले ही क्रेडिट है, उसको हम इग्नोर करेंगे, क्रेडिट है फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जीएसटी तो आप क्रेडिट से पे कर सकते हैं, अरे ये क्या हुआ, जीएसटी तो आप क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट यहां पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और, अगर आपकी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं नोटिस आने के बाद, सेक्शन 73 या 74 के नोटिस आने के बाद, तब भी आपको ग्रोस टैक्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ग्रोस टैक्स पे इंटरेस्ट 3 केसेस में देना है। एक तो रिवर्स चार्ज वाला टैक्स, आप रिवर्स चार्ज वाला जो टैक्स है
इसे पे करने के लिए आपको ग्रोस टैक्स पे ही इंटरेस्ट देना होगा। यहां पर आप लिखना चाहें तो एक इसके लिए भी लिख सकते हैं, आरसीएम वाला टैक्स भी, क्योंकि आरसीएम वाला टैक्स के लिए आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते हैं। आरसीएम वाला टैक्स इंटरेस्ट ग्रोस पर, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट ग्रोस टैक्स पर। तो 3 केसेस में ग्रोस टैक्स पर इंटरेस्ट, पहला आरसीएम वाला टैक्स के लिए क्रेडिट यूज हो नहीं सकता तो ग्रोस टैक्स पे इंटरेस्ट। दूसरा, जिस महीने के रिटर्न थे उसमें कुछ बिल रह गए, अब अगले किसी महीने की रिटर्न में शो करते हैं तो उस अमाउंट पर जीएसटी ग्रोस, उस पे इंटरेस्ट ग्रोस टैक्स पर। और तीसरा, अगर नोटिस आने के बाद आप टैक्स पे कर रहे हैं तो भी आपका ग्रोस टैक्स पर इंटरेस्ट। तो नेट पर कब है? जब आप उस महीने की रिटर्न आप लेट फाइल कर रहे हैं, उसी महीने के रिटर्न में आपने वो बिल शो कर दिए, उसी महीने के रिटर्न आप लेट शो कर रहे हैं, उसी में आपने शो कर दिए, तो ही आपका नेट पर इंटरेस्ट होगा। ये मैंने आपको सेक्शन 50 और रूल 88B मिक्स करके बता दिया। इसके ऊपर में हमने क्वेश्चन किए थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ये तो क्वेश्चन छोड़िए, ये क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन हमने किया था। हाँ जी, ये अप्रैल महीने का आईटीसी, अपनी ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, आईटीसी सही वाला नहीं, आईटीसी वाला नहीं, ये अभी बाद में, पहले ये वाला। हाँ जी, ये देखिए ये हमारी अप्रैल महीने की लायबिलिटी थी 100 लाख, अप्रैल महीने की लायबिलिटी थी 100 लाख, जो मेरे को ड्यू डेट है मेरी 20 मई है, मैं इसको पे कर रहा हूं, रिटर्न फाइल कर रहा हूं 30 मई को। जिस महीने की लायबिलिटी है उसी महीने की रिटर्न को मैं लेट फाइल कर रहा हूं, तो अब मैं 70 लाख क्रेडिट लेजर से पे कर रहा हूं, 30 लाख कैश लेजर से पे कर रहा हूं, तो मैं जो नेट 30 लाख है, बस इसी पर इंटरेस्ट दूंगा, 30 लाख पर इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि मैंने जिस महीने की रिटर्न थी उसी को मैंने बस लेट फाइल किया है, तो मैंने को 30 लाख पर नेट पर ही इंटरेस्ट देना, नेट पर इंटरेस्ट देना। लेकिन जो सेकंड केस है, यहां पर 100 लाख की लायबिलिटी में, ये हमारी, अब ये अगली अप्रैल महीने की लायबिलिटी में कुछ मार्च महीने का टैक्स है 10 लाख का, इस 100 लाख में 10 लाख का टैक्स है मार्च महीने का, तो इस 10 लाख पर ग्रोस पे आपको इंटरेस्ट, इस 10 लाख पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और मार्च महीने की ड्यू डेट आपकी 20 अप्रैल बनती है, अगर मंथली रिटर्न जाती है तो 20 अप्रैल के बाद से आपका ये 40 दिन का इंटरेस्ट बनेगा, 30 मई को आप पे कर रहे हैं, ठीक है जी, 30 मई को आप पे कर रहे हैं। और इसे समझने के लिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, एक और, जून महीने की मेरी लायबिलिटी है, कब तक जमा करा लिया रिटर्न? 20 जुलाई तक, मैंने रिटर्न 20 जुलाई को जमा करा दी, लेकिन इस जून महीने की रिटर्न में हमने कुछ टैक्स दिखाया है, कौन सा? 15 लाख का नहीं, हमने कुछ दिखाया है 10 लाख का टैक्स अप्रैल महीने का। जून महीने के रिटर्न में अप्रैल महीने का कोई बिल रह गए थे, वो अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं। मैं टाइम से फाइल कर रहा हूं जून महीने की रिटर्न, तो मेरे को जून महीने में तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं, रिटर्न भी टाइम से फाइल कर रहा हूं, टैक्स भी टाइम से फाइल कर रहा हूं, तो मेरे को जून महीने का इंटरेस्ट देना नहीं। मेरी पेमेंट यहां पर, मेरे पास 100 लाख का जून महीने की लायबिलिटी बनती थी और मेरे पास क्रेडिट लेजर में 100 लाख है, तो मैंने सारा क्रेडिट लेजर यूज कर लिया, नील कैश से पे कर रहा हूं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 10 लाख पर, जो इसमें कौन से जून महीने में, अप्रैल महीने के जो मैंने बिल इंक्लूड करके जिसपे 10 लाख की लायबिलिटी बनती है, इस 10 लाख पर ग्रोस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहां पर अब कंपैरिजन कर लीजिए ऊपर से, जून महीने की लायबिलिटी में इसमें अप्रैल महीने के बिल है, इस महीने के नहीं, कोई पिछले महीने के बिल है, तो इस पे ग्रोस पर इंटरेस्ट हमें 10 लाख पर दिया, और ऊपर क्या था, जिस महीने की लायबिलिटी उसी महीने की रिटर्न हम लेट फाइल कर रहे थे, तो नेट पे इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर जिस महीने की लायबिलिटी है वो किसी और महीने में, अप्रैल महीने की लायबिलिटी जून महीने में डाल रहे हैं कुछ बिल, तो यहां ग्रोस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन था, यहां पर आपके पास नोटिस आया, इसके बाद आप टैक्स पे कर रहे हैं, फिर आपको ग्रोस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक हमने आईसीए वाला क्वेश्चन किया था, जिसमें हमारे पास आरसीएम में, हाँ ये क्वेश्चन था, यहां पर हमारा आरसीएम वाला टैक्स था, अगर इसमें यह था कि अगर मेरा फॉरवर्ड चार्ज वाला टैक्स, इसमें क्वेश्चन में था फॉरवर्ड चार्ज वाला टैक्स सारा अगर क्रेडिट से पे हो जाए, तो तब भी हमें रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी पर अगर हम लेट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हम वापस आते हैं फटाफट से। Supplies made during a tax period declared in 3B of said tax period but GSTR 3B filed late। जिस महीने की रिटर्न थी उसी महीने की में ही सारे बिल शो कर दिए, लेकिन रिटर्न लेट
फाइल करी, हमारा इलस्ट्रेशन 1 एग्जांपल था इसका, इलस्ट्रेशन 1, अप्रैल महीने के बिल मैंने अप्रैल महीने की ही रिटर्न, अप्रैल महीने की रिटर्न मैंने 30 मई को जमा कराई, 30 मई को सबमिट करी। अप्रैल की रिटर्न 20 मई तक सबमिट होनी चाहिए थी, 30 मई को सबमिट करी, तो मैंने इसी अप्रैल महीने की रिटर्न में वो दिखा दिया। तो यहां पर आपको जो कैश लेजर से आपने टैक्स पे किया, मतलब जो नेट टैक्स है, उस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। किस डेट से? ड्यू डेट के बाद से, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। इंटरेस्ट किस डेट से? बियॉन्ड ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग 3B। तो जब आप ये 3B फाइल कर रहे हैं तब तक आप, जब आप डेट पे कर रहे हैं तब तक आपको इंटरेस्ट देना होगा। हाँ जी, बिफोर कमेंसमेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73, 74। ओके, इनके अलावा जो बाकी केसेस बचे उसमें आपको जो ग्रोस टैक्स है, ग्रोस टैक्स, जो टैक्स अनपेड रहेगा, मतलब ग्रोस टैक्स, उस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा, उस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। और वही ड्यू डेट के बाद से टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ पेमेंट। हाँ जी, यहां ऑल अदर केसेस में फिर कौन से आ गए? इन ऑल अदर केसेस में आपके चार्ट में जो रिवर्स चार्ज वाला है वो आ गया, जो आपका 3 केसेस सारे इसमें आ जाएंगे। 73, 74 की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, वो आ गया, या फिर कुछ बिल छूट गए थे पिछले महीने, वो इस महीने में दिखा रहे हैं, वो आ गया। तो इस पे मैंने क्वेश्चन बना दिया, आपको करा भी दिया, ठीक है। तो 3 केसेस यहां पर आ गए जब आपको ग्रोस टैक्स पे इंटरेस्ट देना है। नेक्स्ट, अब हम करने जा रहे हैं आईटीसी के लिए। हाँ जी, आईटीसी के लिए ये पढ़ेंगे क्या है। अगर आपने इनपुट टैक्स रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज्ड, अवेल भी कर लिया और यूज भी कर लिया, तो ही इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी। अगर सिर्फ अवेल किया फिर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ अवेल किया फिर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं है। तो आप किस पर इंटरेस्ट लगेगा? जो अमाउंट आपने गलत अवेल एंड यूज कर लिया, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? यहां पर भी 18% कर दिया गया है जी, उस पे भी 18% था, जो ऊपर था यह भी 18% है। यहां पर पहले, हालांकि सेक्शन में तो 24% लिखा हुआ है, सेक्शन 53 पढ़ेंगे वहां 24% लिखा हुआ, लेकिन 2022 के बजट से उन्होंने बैक डेट से ये इंटरेस्ट का रेट 18% पर एनम ही रखा है। ओके, किस डेट से ये इंटरेस्ट लगेगा? जिस दिन आपने क्रेडिट यूटिलाइज किया और जब आप ये वापस पे बैक या रिवर्स कर देंगे, जब आप ये वापस पे बैक या रिवर्स कर देंगे। तो फिर से बता दूं, इंटरेस्ट रॉन्गली अवेल भी कर लिया और यूज भी कर लिया, अवेल भी कर लिया और यूज भी कर लिया तो ही इंटरेस्ट है। अगर सिर्फ गलत अवेल कर रखा है फिर इंटरेस्ट नहीं है। अगर गलत अवेल एंड यूज कर रखा है तो इंटरेस्ट है। किस डेट से? जिस दिन आपने यूटिलाइज किया, जब तक आप पे कर रहे हैं तब तक। ओके, तब तक। ओके, हाँ जी, कब माना जाएगा कि आपने गलत क्रेडिट अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया है? कब माना जाएगा गलत क्रेडिट अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया है? सर ये पॉइंट नंबर 3, 4 कैसे आ गया? वो ना ऊपर जो हमने शुरू के 20 पेजेस डाले ना चार्ट के, तो उसमें यही उठा रखा है, तो यहां ध्यान नहीं दिया, उसमें 1, 2 है, यहां 3, 4 ऑटोमेटिक हो गया। ये 1, 2 ही है, ठीक है, पॉइंट्स हैं ये 1 और 2। ओके, हाँ जी, दोबारा से सुने, आईटीसी अवेल एंड यूटिलाइज कब माना जाएगा? हाँ जी, अगर आपने गलत क्रेडिट अवेल किया और उसको यूज भी कर लिया, मतलब जितना गलत अवेल किया था अगर उससे कुछ कम हो गया तो माना जाएगा कि आपने यूज कर लिया। क्या कह रहा है? आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज कब माना जाएगा? अगर वो बैलेंस जो क्रेडिट आपने लिया था, गलत लिया था, अगर वो फॉल्स बिल हो, अगर वो कुछ कम हो जाता है, जितना आपने गलत अवेल किया था उससे कुछ कम हो जाता तो माना जाएगा यूज कर लिया। ओके, अब ये फ्रॉम डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जो वर्ड था डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का क्या मतलब है जी? हाँ जी, आप यूटिलाइज कब करते हैं? जब आप 3B फाइल करते हैं। तो जिस दिन 3B फाइल करी वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होगी, वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन होगी। जब तक आप पे नहीं करते तब तक आपको इंटरेस्ट देना है। अगर आपने रिटर्न की ड्यू डेट से पहले अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है या ड्यू डेट तक फाइल कर दी है, तो आपकी यूटिलाइजेशन की डेट होगी जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी, क्योंकि उस दिन टैक्स पे किया होगा, क्रेडिट यूज किया होगा। और अगर आप रिटर्न की ड्यू डेट के बाद आपने रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर हम ड्यू डेट को डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मान लेंगे। तो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इफ द बैलेंस इन क्रेडिट फॉल्स बिलो ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू द सेड रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न और सेक्शन 39 और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग सेड रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। तो जो आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट है हम उसको डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानेंगे, लेकिन अगर आपने रिटर्न उस डेट तक फाइल नहीं करी है तो ड्यू डेट और फिर ये एक्चुअल डेट फाइलिंग की व्हिचएवर इज अर्लियर। ये फॉर्मूला हमने बना दिया।
अच्छा जी, अगर आप रिटर्न के थ्रू यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप DRC 03 फॉर्म भरा है उसके थ्रू आप पे कर रहे हैं, तो फिर आप डेबिट करेंगे क्रेडिट लेजर को। अगर आपने रिटर्न के थ्रू नहीं पे किया, DRC 03 फॉर्म से पे किया है, तो फिर आप क्रेडिट लेजर को जब डेबिट करेंगे वो डेट ऑफ यूटिलाइजेशन मानी जाएगी। इसे समझाने के लिए ये एग्जांपल 1 आपको कराता हूं। अगेन मैं क्वेश्चन बैंक से दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, यही सेम एग्जांपल। हाँ जी, क्रेडिट लेजर में आपके पास ओपनिंग बैलेंस अप्रैल में कुछ नहीं है, सही क्रेडिट अवेल कर रखा है 4 लाख का, जो गलत क्रेडिट अवेल कर रखा वो है 70,000 का। हाँ जी, अब ये 70,000 अगर कम हुआ, बैलेंस हम देखेंगे क्रेडिट लेजर में, अगर कोई 70,000 से कम हुआ तो माना जाएगा यूज हुआ है। तो अब देखेंगे आगे, टोटल क्रेडिट हमारा 470 का, इस महीने की हमारी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी बनती है 4 लाख की, तो इस 470 का क्रेडिट था, 4 लाख हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको क्रेडिट लेजर यूज कर लेंगे। 70,000 मेरे पास बैलेंस आ गया। मैंने जो गलत क्रेडिट लिया था वो 70,000 है, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी कितना है 70,000 है, तो इसका मतलब अभी क्रेडिट गलत यूज नहीं हुआ है, सिर्फ गलत अवेल कर रखा है, ले रखा है 3B में, यूज नहीं किया। मैंने सिर्फ क्रेडिट ले रखा है, टेकन है, यूज नहीं किया, क्योंकि बैलेंस उतना बचा हुआ अभी तक, उतना क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचा हुआ है। क्योंकि उतना बैलेंस बचा हुआ है तो इस केस में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो सिर्फ गलत अवेल करने पर, सिर्फ रॉन्गली अवेल्ड है, यहां पर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं, ये मैं बता रहा था वहां। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब मेरा ये अगले महीने, मई महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया 70,000, तो ये रॉन्ग आईटीसी है, रॉन्ग आईटीसी है। अब इस महीने हमने सही क्रेडिट लिया 5 लाख, कोई गलत क्रेडिट नहीं लिया, तो अब मेरे पास टोटल बैलेंस है 570 का। इस महीने मेरी लायबिलिटी होती है 5,50,000 की, तो मैंने इसके लिए क्रेडिट यूज कर दिया। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ जी 20,000। ओहो, जो गलत क्रेडिट ले रखा था वो 70,000 ले रखा था, इसमें से कुछ कम हो गया। कितना कम हो गया? बैलेंस 20,000 है, बैलेंस 70,000 में से कितना कम हो गया? 50,000 कम हो गया, तो 50,000 आपका ये गलत यूटिलाइज अमाउंट है, इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब किस डेट से लगेगा? जिस दिन आपने 3B फाइल करी होगी, अगर ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी, और जब तक आप पे कर रहे हैं तब तक इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अगले महीने जून महीने के लिए अगर हम बात करें, ये 20,000 मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये गलत आईटीसी है। इस महीने हमने सही क्रेडिट अवेल किया 7 लाख का, तो मेरा टोटल क्रेडिट हो गया 7,20,000 का। इस महीने हमारी लायबिलिटी भी हम मान रहे हैं 7BC बनती है, तो मैंने सारा क्रेडिट लेजर से पे कर दिया। अब ओहो, तो बैलेंस कुछ भी नहीं बचा, तो मेरा 20,000 जो गलत क्रेडिट लिया हुआ था उसमें से कुछ भी नहीं बचा, सारा यूज हो गया है। तो अब इस महीने में यूज जो हुआ गलत अवेल, और में से कितना यूज हो गया 20,000, तो ये 20,000 मेरा गलत अवेल है, यूज है, इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ड्यू डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे मानी जाती है? जो आपकी ड्यू डेट है और जो आपकी एक्चुअल फाइलिंग डेट है, इन दोनों डेट में से अर्लियर। तो पहला केस 20 मई 20 मई विच एवर अर्लियर 20 मई है। सेकंड केस 20 मई 16 मई विच एवर अर्लियर 16 मई है। 20 मई आपकी ड्यू डेट थी, आपने 24 मई को रिटर्न फाइल करी, तो यहां पर ड्यू डेट आपकी ये डेट ऑफ यूटिलाइजेशन क्या मानी जाएगी? 20 मई मानी जाएगी। ये था हमारा कौन सा? ये हमारा सेक्शन 50, और साथ में चार्ट कंप्लीट हो गया जी। तो हमारे सेक्शन 50 हो गया। अब आ रहे हैं टीडीएस पर। मेन बैच 12.27 पे आ जाइए, फास्ट बैच 12.10 पर, फास्ट बैच 12.10 पर फटाफट से। हाँ जी, टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस की। अगर ये चार बंदे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी या नोटिफाइड पर्सन में जैसे आपकी पीएसयू आती है, अगर ये चार बंदे जब भी पेमेंट करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू कौन सी? टैक्सेबल वाली 2.5 लाख से ऊपर है, तो जितनी पेमेंट कर रहे होंगे उसमें से 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी टीडीएस काट लेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है तो 2% आईजीएसटी वाला टीडीएस काट लेंगे। मेन बैच फटाफट से आ जाइए 12.27, फास्ट बैच 12.10। मैं एक बार स्लाइड से दिखा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंटरेस्ट वाला तो अब यहां से दिखाने की जरूरत है नहीं। ये देखिए, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं, यहां देखिए, ये मिस्टर ए को कॉन्ट्रैक्ट मिला, पोस्ट ऑफिस के कुछ पोस्ट कार्ड प्रिंट करने हैं। अगर ये प्रिंट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला 2.5 लाख से ऊपर का है, 2.5 लाख से ऊपर का, तो जब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस मिस्टर ए को पेमेंट करेगा, तो उस पेमेंट में से टीडीएस काट लेगा, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। हाँ जी, अगला देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसने स्टेशनरी सप्लाई करने का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर का है, तो ये पेमेंट करते समय स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसको 2% टीडीएस काट लेगा। ऐसे ही अगर ये लोकल अथॉरिटी है, स्ट्रीट लाइट सप्लाई करी है, हाँ जी, ये वैसे एग्जम्प्ट है, स्ट्रीट लाइट
सप्लाई करना, स्ट्रीट लाइट लगा के देना म्युनिसिपैलिटी को, ये हम एग्जामिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, एग्जाम्प्ट है। अगर एग्जाम्प्ट है तो फिर टीडीएस की बात नहीं आएगी। अच्छा नेक्स्ट, ये अगर मशीन की सप्लाई करी है और ये किसको, नोटिफाइड पर्सन पीएसयू को सप्लाई करी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, अगर मशीन की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो जितनी जितनी पेमेंट कर रहे हैं उसमें से टीडीएस काट लेंगे। अच्छा मेरा क्वेश्चन, क्या ये यहां पर इन लोगों को हमने बॉक्स में डाल दिया जिनको टीडीएस काटना था, क्या इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? सेक्शन 24 में 12 केसेस बता रखे हैं जिस केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, तो इनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है टीडीएस काटने के लिए। तो अगर अब ये जब पेमेंट कर रहे हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, एग्जाम्प्ट है तो हटा दो, कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो जब ये पेमेंट करेंगे तो 2% टीडीएस काट लेंगे। अब ये टीडीएस जमा कराएंगे और इसकी रिटर्न जमा कराएंगे टीडीएस वाले बंदे जीएसटीआर 7। जैसे ही अपनी जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे तो मिस्टर ए को इंटीमेशन मिल जाएगी और मिस्टर ए उसका क्रेडिट ले सकता है। मिस्टर अपने पोर्टल पे एक्सेप्ट करेगा और वो जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा उसके कैश लेजर में ये पेमेंट आ जाएगी, उसके कैश लेजर में ये पेमेंट आ जाएगी। ओके जी, चलते हैं आगे। अच्छा इसमें एक और चीज दिखा दूं मैं आपको, क्या, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेनी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से कम है एक्सक्लूडिंग जीएसटी तो फिर टीडीएस नहीं काटना। तो ये 220 है तो यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, यहां पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो 930 थी लेकिन इसमें से एग्जाम्प्ट वाला 7 लाख है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी टैक्सेबल वाला 2.5 लाख से कम बनता है, 2,30,509 बनता है, 2.5 लाख से कम बनता है, यहां भी टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ जी, ये पूरी सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो फिर टीडीएस की बात नहीं। सर एग्जाम्प्ट है तो टीडीएस की बात क्यों नहीं? भाई टीडीएस का पर्पस क्या है? कुछ सप्लायर की जो लायबिलिटी है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये काट के जमा करा रहे हैं। मान लो अगर प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लगता है, 2% ये जमा करा रहे हैं, 10% वो जमा कराएगा, क्योंकि ये 2% जो काट के जमा कराते हैं ये इसके कैश लेजर में आ जाते हैं, बाकी 10% ही जमा कराना पड़ता है एक तरीके से उसे। तो हम उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना चाहते हैं। भाई अगर प्रोडक्ट ही एग्जाम्प्ट है फिर टीडीएस कैसा, फिर जीएसटी नहीं है तो टीडीएस कैसा? और यहां पर अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है टैक्सेबल वैल्यू तो यहां पर टीडीएस 2% कटेगा। ठीक है जी, आइए जरा अब एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। तो यहां पर तीन बंदे कौन? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट। यहां मैं एक चीज और बता दूं, टीडीएस काटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कुछ अथॉरिटीज हैं, बस उन्हीं को ही उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि तुम्हें टीडीएस काटना है, बाकी को उन्होंने एग्जाम्प्ट कर रखा है। नंबर 2 लोकल अथॉरिटी, नंबर 3 गवर्नमेंटल एजेंसी, नंबर 4 नोटिफाइड पर्सन। इस नोटिफाइड पर्सन में 3 बंदे आते हैं, पहला पीएसयू, दूसरा सोसाइटी जो गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड है या लोकल अथॉरिटी द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, तीसरा अथॉरिटी या बोर्ड जिसको पार्लियामेंट ने या गवर्नमेंट ने बना रखा है और जिसमें गवर्नमेंट की 51% या उससे ज्यादा इक्विटी या कंट्रोल है। तो ये 3 बंदे इस नोटिफाइड पर्सन में आते हैं। ठीक है, फिर से बात करेंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन। इस नोटिफाइड पर्सन में 3 आते हैं, कौन? पीएसयू, सोसाइटी और अथॉरिटी या बोर्ड जिसको पार्लियामेंट के एक्ट से बना रखा है या गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर रखा है, जिसने 51% या उससे ज्यादा इक्विटी गवर्नमेंट की है। तो ये 4 बंदे जब पेमेंट करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो ये टीडीएस काट लेंगे, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। और ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेनी है और ये कब तक जमा कराना है? अगले महीने की 10 तारीख को। और इसकी ये क्या फाइल करेंगे? जीएसटीआर 7। जैसे ही जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे तो रिसिपिएंट के कैश लेजर में उसे पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट करना होगा, जिसके डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट हुआ उसके कैश लेजर में आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, कैश लेजर में आ जाएगा। एक केस में टीडीएस नहीं कटेगा, वो कौन सा है? इसके लिए मैंने नेक्स्ट पेज आपको चार्ट बनवाए थे 3। हाँ जी, मिस्टर ए सप्लायर है, इसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये दोनों दिल्ली के हैं, इसे इंट्रा स्टेट गुड्स बेचे हैं, सर्विस दिए तो इसने इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया होगा। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट लेगा, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। ठीक है जी। नेक्स्ट केस, मिस्टर ए सप्लायर है, दिल्ली का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यूपी की, इसे गुड्स बेचे हैं तो बिल में इसने आईजीएसटी लगाया होगा जी। तो यहां पर जब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूपी वाला पेमेंट करेगा तो 2% आईजीएसटी वाला टीडीएस काट लेगा। लेकिन ये तीसरा केस, इसी को पढ़ाने के लिए आए थे हम, मिस्टर सप्लायर है और गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, इसने मिस्टर ए ने इसे बिल्डिंग किराए पर दी है, लेकिन बिल्डिंग कहां पर है? दिल्ली में। इनके लिए इनको कोई सर्विस लेनी थी या कोई आर्किटेक्ट की सर्विस दिया, इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस दिया, बिल्डिंग कहां पर है? दिल्ली में। तो यहां पर एलओएस दिल्ली और पीओएस सेक्शन 12(3) पढ़ा था हमें प्री सप्लाई में, वो बोलता था जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो दिल्ली में, तो पीओएस हो गया दिल्ली। मिस्टर ए बिल में सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी लगाएगा। यहां पर क्या कोई टीडीएस कटने की बात आएगी? देखिए, यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन कहां पर है?
यूपी में। अब ये टीडीएस काटने के लिए दिल्ली जीएसटी वाला टीडीएस कैसे काट सकती है भाई? यहां पर यूपी गवर्नमेंट को ये अगर दिल्ली जीएसटी वाला टीडीएस काटना हो तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो छोड़ो, यहाँ पे हमारी खुद की बातें हैं, हमने टीडीएस काटने वाले होते हैं, हम क्या दिल्ली में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मैंने कहा छोड़ो छोड़ो, इस केस में फिर जीएस या टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। क्या अगर एलओएस सेम स्टेट है और रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट का है तो फिर उस केस में टीडीएस काटने की बात नहीं आएगी, उस केस में टीडीएस काटने की बात नहीं आएगी। यहां पर ये आपके जो केसेस थे ये पिछले पेज पर ये 3 एग्जांपल यही थे, तीसरा एग्जांपल भी यही था। अगर सप्लायर और पीएस ये सेम स्टेट दिल्ली के हैं, रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन यूपी का है, तो यहां पर टीडीएस की बात नहीं आएगी, यहां पर टीडीएस की बात नहीं आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद और टीडीएस कौन कौन से केस में नहीं काटा जाएगा? अगर ये चार बंदे 51 1A B C D जो टीडीएस काटने वाले आपस में एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, या एक पीएससी दूसरी पीएससी को सप्लाई करिए तो टीडीएस नहीं कटेगा। एक हमने नेक्स्ट पेज पे ऐसा चार्ट किया था जब टीडीएस नहीं कटेगा, मेन पेज 12.28, फर्स्ट पेज 12.12। अगर एक पीएससी दूसरी पीएससी को सप्लाई करिए टीडीएस नहीं, ये चार बंदे आपस में सप्लाई कर रहे हैं टीडीएस नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज को ही बोल रखा है टीडीएस काटने के लिए, उनके अलावा बाकी जो अथॉरिटीज है उन पे टीडीएस नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 2.5 लाख एग्जैक्ट है तो भी टीडीएस नहीं, 2.5 लाख से कम है तो है ही नहीं, 2.5 लाख एग्जैक्ट है तो भी टीडीएस नहीं। तो कब है? 2.5 लाख से ऊपर हो, और 2.5 लाख से ऊपर भी क्या देखनी है? टैक्सेबल वैल्यू। अगर टोटल वैल्यू में एग्जाम सप्लाई भी है तो हटाकर टैक्सेबल वैल्यू, और वो भी एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखनी है। अगर वो 2.5 लाख से ऊपर हो तो ही टीडीएस कटेगा, 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है टैक्सेबल सप्लाई तो टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है जिन पे जीएसटी नहीं जाता, जब जीएसटी नहीं तो टीडीएस नहीं। ये वाला अभी केस नंबर 3 किया था। अगर एलओएस सेम स्टेट रेसिपिएंट किसी दूसरे स्टेट का है तो टीडीएस नहीं। शेड्यूल 3 वाली सप्लाई के लिए जीएसटी नहीं, टीडीएस नहीं। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को ही सारा जीएसटी देना होता है, जब रिसिपिएंट को देना हो फिर टीडीएस कैसा? टीडीएस तो तभी देना है ना जब कुछ सप्लायर को देना हो, कुछ बाकी कुछ गवर्नमेंट काट ले उसमें से सारा रिसिपिएंट को देना, तो टीडीएस नहीं। अनरजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटी नहीं, टीडीएस नहीं। सेस पेमेंट पर टीडीएस नहीं। अब इसमें हमने क्वेश्चन किया था, जरा मैं आपको याद दिला दूं या करा दूं या आपने करा ही हुआ। ये क्वेश्चन था, मनिहार एंटरप्राइज दिल्ली का है और इसने ये डिटेल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दी है और पेमेंट दी है। ध्यान रहे, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से ये पता लगेगा टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, और यहां से पेमेंट से क्या पता लगेगा कितना इस पेमेंट पर टीडीएस काटना है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें इंक्लूडिंग जीएसटी दे रखी है, नीचे क्वेश्चन में दिया जीएसटी के रेट 99 और 18% आईजीएसटी है। इसमें क्वेश्चन और भी पूछा है, अगर मनिहार एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है अंडर कंपटीशन स्कीम, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फिर भी टीडीएस काटेंगे? जी हां, चाहे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो या कंपटीशन रजिस्ट्रेशन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, टीडीएस दोनों ही केसेस में कटेगा। अब पहला केस यहां पर 2,60,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने इसमें से 100/118 करके जीएस जब एक्सक्लूडिंग वैल्यू निकाली, ये 2.5 लाख से कम है, नो टीडीएस। सेकंड केस में 100/118 करके हमने जो 2.5 लाख वैल्यू निकाली, एग्जैक्ट 2.5 लाख है, नो टीडीएस। थर्ड केस में 100/118 करके हमने वैल्यू निकाली 5 लाख, यहां पर टीडीएस की बात आएगी क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर है। अब हम हैं दिल्ली के और हम सप्लाई कर रहे हैं उत्तराखंड में इंटरस्टेट सप्लाई, तो आईजीएसटी लगा होगा बिल में, तो टीडीएस भी 2% आईजीएसटी वाला 500 किस पे, लेकिन वो ध्यान दे 590 पे नहीं, जितनी पेमेंट हो रही है 25,000 की, इस पेमेंट पर 2% टीडीएस, 2% टीडीएस। ओके, फिर इसके बाद में अगली हमने सप्लाई दिल्ली वाले ऑफिस में करी है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। इसमें हमने 649 में 100/118 करके वैल्यू निकाली, ये 2.5 लाख से ऊपर आ रहा है तो टीडीएस कटेगा। इस वैल्यू पर नहीं, जो पेमेंट हो रही है 50,000, इस पर 1% सीजीएसटी वाला टीडीएस और 1% एचजीएसटी वाला टीडीएस 500 आया। नेक्स्ट केस, ये इंटर डेकोरेटर है, ये आंध्र गवर्नमेंट को ये सर्विस दे रहा है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कहां पर है? आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, लेकिन बिल्डिंग कहां पर लोकेटेड है? दिल्ली में, तो यहां पर एलओएस पीओएस दिल्ली आ जाएगा। तो ये बिल में क्या लगाएगा मनिहार? सीजीएसटी प्लस दिल्ली जीएसटी। आंध्र प्रदेश में रजिस्ट्रेशन है, वो आंध्र प्रदेश वाली गवर्नमेंट दिल्ली वाला टीडीएस कैसे काट देगी? इसलिए ये वाले केस में टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट, अगला 9,72,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें से एग्जाम सप्लाई 7 लाख की है, तो 272 बाकी बचा, 272 बचा, क्वेश्चन में ही बता रखा है। अब यहां पर इसमें से हमने 100/118 करके जब वैल्यू निकाली वो 2.5 लाख से कम है, नो टीडीएस। और नेक्स्ट ये वाली सप्लाई एग्जम्प्ट है। ये अगर म्युनिसिपल एरिया को सेक्शन 243W में कुछ काम म्युनिसिपैलिटी को अंट्रस्ट कर रखे हैं, जैसे पानी की सप्लाई, बिजली, रोड्स को बनाना, रोड्स पे बिजली, गलियों में बिजली लगाना, वो लाइट्स लगाना, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर ए को। ये आप एंट्री 3 और एंट्री 3 एग्जामिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोई बंदा करके दे रहा है गवर्नमेंट को या म्युनिसिपैलिटी को, जो आर्टिकल 243W में उन्हीं का काम है म्युनिसिपैलिटी का, तो उस पे जीएसटी माफ है।
और अगर कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वैल्यू गुड्स की 25% से कम हो, जैसे हमारे को स्ट्रीट लाइट लगानी थी, स्ट्रीट लाइट प्लस हम लगा रहे हैं तो लेबर लगा रहे हैं, टोटल वैल्यू में अगर हम 25% निकाले, वो जो लाइट लगा रहे हैं वो 25% से कम है उसकी वैल्यू, तो फिर ये एग्जम्प्ट होगा। और इस केस में एग्जम्पशन है, जिसमें बता रखा है ये 25% से कम है गुड्स की वैल्यू, तो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये आप एग्जामिनेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ टीडीएस नहीं कटेगा। वापस आते हैं हम, अब हमारी टीडीएस की बात हो गई, अब हम आते हैं टीसीएस पर। हाँ जी, टीसीएस पर मेन बैच 12.27 पे आ जाइए, फास्ट बैच 12.11 पर, फास्ट बैच 12.11 पर। हाँ जी, ई कॉमर्स कौन होता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? हाँ जी, ई कॉमर्स है गुड्स सर्विसेज, जब आप इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट से बेच रहे हैं या डिजिटल नेटवर्क से बेच रहे हैं, वो है ई कॉमर्स। अब जो भी उस वेबसाइट या पोर्टल को ओन ऑपरेट मैनेज कर रहा है वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। अमेजोन की वेबसाइट के थ्रू लोग सामान बेच रहे हैं, अमेजोन उस वेबसाइट पोर्टल को ओन मैनेज ऑपरेट कर रहा है, अमेजोन क्या है जी? ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अमेजोन अपने ही गुड्स उस वेबसाइट से बेचने लग जाए तब भी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मैं सीएम रजवत्रा अपनी वेबसाइट से अपनी क्लासेस की पेन ड्राइव बेच रहा हूं, अपनी वेबसाइट से, किसी और की नहीं, अपनी वेबसाइट से, तब भी मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि मैं ऑन ऑपरेट मैनेज कर रहा हूं अपनी वेबसाइट पोर्टल को। तो हमें ये देखना है अपने वेबसाइट प्लेटफॉर्म को जो ऑपरेट कर रहा है और मैनेज कर रहा है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। ये रेट कितना है? 1%। वहां 2% था टीडीएस में, यहां 1% है। वहां 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी थी, यहां कुछ नहीं देखनी, थ्रेशोल्ड लिमिट। ₹1 की भी अगर सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी तो टीसीएस कलेक्ट करने की बात आएगी। इसके लिए मैं एक बार पहले आपको कंसेप्ट याद दिलाऊं, ऐसे। हाँ जी, ये देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। मिस्टर ए ने अमेजोन के थ्रू गुड्स बेचनी है। अमेजोन, क्या मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन 24 में जो 12 केसेस है रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, वहां लिखा हुआ मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। क्या अमेजोन ई कॉमर्स ऑपरेटर है, क्या इसे रजिस्ट्रेशन कराना है? जी, क्योंकि इसे टीसीएस कलेक्ट करना है तो इसलिए इसे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब मिस पी ने एक ऑर्डर दिया अमेजोन के थ्रू, अमेजोन इसको एक फोन पसंद आया जो ए बेचता है, तो यहां पर अमेजोन ने इससे पेमेंट कलेक्ट करी। ध्यान रहे, अगर ई को पेमेंट कलेक्ट करेगा तो ही टीसीएस की बात आएगी। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, ई मैं बोल रहा हूं इसको, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ये अगर इलेक्ट्रो कॉमर्स ऑपरेटर को मैं ईसीओ, ई को बोल रहा हूं, अगर इसने पेमेंट कलेक्ट नहीं करी, कैश ऑन डिलीवरी है, सप्लायर गया था फोन देने के लिए और वही कैश कलेक्ट कर गया, टीसीएस की बात नहीं आएगी। अगर ये पेमेंट कलेक्ट करेगा तो ही टीसीएस की बात आएगी। नंबर 2, अगर ये एजेंट की तरह काम कर रहा होगा तो भी टीसीएस की बात नहीं आएगी। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर हमारा एजेंट है तब भी टीसीएस की बात नहीं आएगी। तो अगर अब इसने इसको ऑर्डर दिया और पैसे भी इसको दे दिए, अमेजोन ने अब इसको बोला कि तेरा ऑर्डर आया हुआ है, अब ए क्या करेगा? अपना ये बिल भेजेगा और वो फोन भेज देगा। इसने बिल भेजा 10,000 का, उसमें सीजीएसटी एजीएसटी लगाया, क्यों? क्योंकि मिस्टर ए भी देख लीगा, मिस पी भी देख ली, इसने सीजीएसटी एजीएसटी लगा दिया, 11,200 रुपए। अब अमेजोन जब इसे पेमेंट करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट सप्लाई है, 0.5% टीसीएस, सीजीएसटी वाला 0.5% एचजीएसटी वाला टीसीएस काट लेगा। किस पर? ये 10,000 पर, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाली वैल्यू पर, ठीक है जी। ऐसा ही अगला केस, अगर ये इंटर से सप्लाई, मिस्टर दिल्ली का, मिस पी यूपी की है, अब ये इंटर से सप्लाई है, तो मिस पी ने ऑर्डर दिया अगेन अमेजोन को, यही इसी का ही फोन इसको पसंद आया था, तो इस मिस्टर ए बिल बनाकर भेजेगा आईजीएसटी वाला, और यहां पर ये अमेजोन भी क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा 1% आईजीएसटी वाला। तो यहां पर मैंने दो बातें बताई, एक तो मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्योंकि इसे गुड्स बेचने हैं अमेजोन के थ्रू, अमेजोन को भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है टीसीएस वाला, क्योंकि उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। नंबर 2, अब इसके बाद में अगली बात सुनना, अगर सर्विस का सप्लायर, अगर सर्विस आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू देना चाहते हैं, दे सकते हैं। क्या यहां पर भी गुड्स जैसी बात है? जी, सर्विस के सप्लायर के केस में भी गुड्स जैसी बात है। अगर आप अमेजोन के थ्रू सर्विस दे रहे हैं तो अगर आप इंट्रा से सप्लाई है तो आप सीजीएसटी एजीएसटी लगाएंगे और ये अमेजोन टीसीएस कलेक्ट करेगा। इंट्रा से सप्लाई है तो आईजीएसटी वाला टीसीएस कलेक्ट करेगा। एक फर्क है, सर्विस का सप्लायर रजिस्ट्रेशन कब कराएगा? जब उसकी थ्रेशोल्ड 10-20 लाख से क्रॉस कर जाएगी। 10-20 लाख की जो लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की, जब वो क्रॉस कर जाएगी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा को डाला नाग, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में 10 लाख की लिमिट होती थी, बाकी स्टेट्स के लिए 20 लाख की लिमिट होती थी सर्विस के केस में। तो अगर सर्विस के सप्लायर की टर्नओवर 10-20 लाख से कम है, फिर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर ये सर्विस दे रहा है, जीएसटी नहीं, टीसीएस नहीं। लेकिन 10 लाख 20 लाख क्रॉस कर गई, फिर ये सर्विस दे रहा है, फिर ये गुड्स की तरह ही है, फिर अपने इनवॉइस में जीएसटी लगाएगा और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? टीसीएस कलेक्ट करेगा। एक चीज मैं और याद दिला दूं, क्या 4 सर्विसेज 95 में थी, 4 सर्विसेज के केस में
चार सर्विसेज के केस में 95 में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी देता था। वो कौन कौन सा आप देखें, अगर गुड्स इको के थ्रू बेचे, सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराएगा क्योंकि उसे जीएसटी देना है, इको रजिस्ट्रेशन कराएगा क्योंकि उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। सर्विसेज के केस में दो प्रकार की सर्विसेज, जो नोटिफाइड सर्विसेज है 95 वाली चार और बाकी सर्विसेज जो 95 वाली सर्विसेज है इसमें इको ही रजिस्ट्रेशन कराता है, इको ही टीसीएस, इको ही अपना जीएसटी देता है, टीसीएस की बात यहां पर नहीं आएगी। लेकिन बाकी सर्विसेज के लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिमिट क्रॉस करी फिर एक गुड्स जैसा है, ये सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराएगा और इको टीसीएस कलेक्ट करेगा, इको टीसीएस कलेक्ट करेगा। ठीक है जी यहां तक जी। अच्छा सर वो चार सर्विसेज कौन सी थी 95 वाली, याद है या भूल गए हो, याद दिलाऊं, याद दिला दो सर। हाँ जी, पहली थी ये ओला उबर के थ्रू अगर आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया तो ओला उबर जीएसटी देगा। चाहे ड्राइवर की टर्नओवर, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाले की टर्नओवर चाहे 10-20 लाख से ऊपर भी हो जाए तब भी यहां पर ओला उबर ही जीएसटी देता रहता था। ऐसा ही एक पॉइंट आपका कहां पर था, ऐसा ही एक पॉइंट ये आपका इस बार आया था होटल रेस्टोरेंट के लिए। अगर रेस्टोरेंट स्विगी जोमेटो के थ्रू सर्विस दे रहा है तो यहां पर स्विगी जोमेटो जीएसटी पे करेंगे, स्विगी जोमेटो जीएसटी पे, चाहे यहां पर इस रेस्टोरेंट की टर्नओवर ज्यादा हो कम हो इससे कोई मतलब नहीं है। एक केस यहां पर अलग था, रेस्टोरेंट अगर ऐसा है जिसके रूम रेंट, जिसके यहाँ के रूम का किराया 7500 पर डे से ज्यादा है, तो उस केस में अगर वो स्विगी जोमेटो को सर्विस देता तो यहाँ पर रेस्टोरेंट को खुद जीएसटी देना होता था। रेस्टोरेंट अगर ये रेस्टोरेंट वाली सर्विस देता स्विगी जोमेटो के थ्रू तो यहाँ पर रेस्टोरेंट को खुद जीएसटी देना होता था। ओके, तो ये हुआ, ये आपके हुए दो पॉइंट। और फिर अगले दो पॉइंट क्या थे, ये अगले दो पॉइंट क्या थे, अगर, हाँ जी, अगला ये पॉइंट था कि अगर होटल अपना रूम बुकिंग करा रहा है और ये होटल छोटा है, मतलब इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये ट्रिवेगो के थ्रू अगर होटल की बुकिंग कर रहा है तो यहाँ ट्रिवेगो जीएसटी पे करेगा। लेकिन यहां पर ये डिफरेंट है पहले पॉइंट से और फोर्थ पॉइंट से। क्या, अगर ये होटल बड़ा हो गया फिर इसे खुद रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर खुद जीएसटी देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब ये दूसरा पॉइंट भी इसके जैसा ही है, इस सेकंड के पॉइंट जैसा ही है। वो क्या, अगर हाउसकीपिंग वाली सर्विस प्लम्बर कारपेंटर के थ्रू दी जाती है, प्लम्बर कारपेंटर वाली सर्विस अर्बन क्लैप के थ्रू दी जाती है, तो अर्बन क्लैप ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये जीएसटी पे करेगा। अगेन यहां पर ऐसी ही बात थी, अगर ये प्लम्बर कारपेंटर बड़े हो जाते हैं तो ये खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर अपना खुद जीएसटी पे करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो क्रक्स क्या हुआ, क्रक्स ये हुआ फिर से, क्या ये हमने चैप्टर नंबर 4 में कर रखा है, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूं। क्या, अगर आपने गुड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचे हैं, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है गुड्स के सप्लायर को, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी रजिस्ट्रेशन कराना क्योंकि उसे टीसीएस कलेक्ट करना है। सर्विस के केस में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 95 वाली चार सर्विसेज, यहां पर ई को खुद रजिस्ट्रेशन कराएगा, खुद जीएसटी पे करेगा। लेकिन बाकी सर्विसेज गुड्स की तरह हैं, अगर सर्विस के सप्लायर की रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा 10 लाख 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो यहां पर सर्विस का सप्लायर रजिस्ट्रेशन कराएगा और यहां पर ई को टीसीएस कलेक्ट करेगा, ई को अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। ओके, अब किस वैल्यू पर ये टीसीएस कटेगा जी, टीसीएस किस वैल्यू पर कलेक्ट होगा, नेट वैल्यू पर। नेट वैल्यू पर कैसे जी, नेट वैल्यू का क्या मतलब है, हाँ जी, इनके पास कुछ सेल रिटर्न, जैसे आपने अमेज़न के थ्रू ऑर्डर किया, क्या आपको पसंद नहीं, आप रिटर्न कर सकते हो जी। मिस्टर ए ने अमेज़न के थ्रू बेचा था, अब मिस्टर ए की जितनी पेमेंट आई है उसमें से उसे टीसीएस कलेक्ट करना है, तो ये क्या करे, जो एग्रीगेट वैल्यू उसकी गुड सर्विसेज की उसने बेची है मिस्टर ए की अमेज़न ने, उस वैल्यू में से सेल रिटर्न माइनस कर लेगा, और अगर कोई 95 वाली चार सर्विसेज में से कोई सर्विस अगर उसके थ्रू मिस्टर ए ने दी है वो माइनस कर लेगा, जो बैलेंस आएगा उस पर 0.5% सीजीएसटी वाला टीसीएस, 0.5% आईजीएसटी वाला टीसीएस, और अगर इंटर से सप्लाई है तो 1% आईजीएसटी वाला टीसीएस काटेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगले महीने की 10 तारीख तक ये टीसीएस जमा कराना होगा। ठीक है जी। और इसके बाद अगला ये वाला चार्ट देखेंगे, क्या टीसीएस कब कब कलेक्ट नहीं होगा, अगर सप्लायर अपनी खुद वेबसाइट से, जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे खुद अपनी पेन ड्राइव बेच रहा हूं, अपने सोना टीसीएस कलेक्ट करूंगा, तो अगर मैं किसी और के वेबसाइट के थ्रू बेच रहा हूं वो टीसीएस कलेक्ट करेगा ना, अगर मैं अपनी वेबसाइट से खुद अपना सामान बेच रहा हूं तो फिर टीसीएस कलेक्ट करने की बात नहीं आएगी। नंबर 2, अगर मैंने कंसीडरेशन कलेक्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कंसीडरेशन कलेक्ट नहीं किया तो टीसीएस की बात नहीं आएगी। और यहीं पर एक बात थी, अगर इको एजेंट नहीं होना चाहिए, अगर इको एजेंट है फिर भी टीसीएस कलेक्ट करने की बात नहीं आएगी। सप्लायर ने मनी कलेक्ट नहीं करी, ये इको ने मनी कलेक्ट नहीं करी, सप्लायर ने मनी कलेक्ट करी है तो टीसीएस की बात नहीं आएगी। ई कॉमर्स ऑपरेटर मनी कलेक्ट करे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसा कलेक्ट करना है टीसीएस काटने के लिए। अगर सप्लायर डायरेक्टली कैश ऑन डिलीवरी ले रहा है तो फिर वो टीसीएस की बात नहीं आएगी। अगर सिर्फ एकदम सप्लाई बेची जा रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जीएसटी नहीं, टीसीएस नहीं। 95 वाली चार सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, यहां पर 95 वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद जीएसटी देगा। रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट को ही सारा जीएसटी देना होता है तो टीसीएस की बात नहीं आएगी। इंपोर्ट में भी रिवर्स चार्ज होता है,
तो यहां पर भी टीसीएस की बात नहीं। अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने अगर गुड्स बेचे हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने अगर सर्विस दी है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो जीएसटी नहीं, टीसीएस नहीं, क्योंकि उनको 10 लाख 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता था। कंपटीशन डीलर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच ही नहीं सकता, जब बेच ही नहीं सकता तो टीसीएस की बात का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं हुआ। ठीक है जी। अब इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो एक क्वेश्चन ये था हमारा। हाँ जी, मिस्टर बी एक मनमोहक अपैरल था, ये क्या करता था, ये हैंडबैग बेचता था ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू। ध्यान रहे, 1 रुपए का भी हैंडबैग बेचा, यहां पे जीएसटी की बात आई, यहां 2.5 लाख वाली बात नहीं है टीसीएस के केस में। यहां पर 3,45,000 का इसने सामान बेचा था, इसमें से सेल रिटर्न इस बंदे की आई हुई है कितनी, 67,700। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जब टीसीएस काटने लगेगा, 3,45,000 का सामान बेचा गया ना, इसमें से पहले माइनस करेगा सेल रिटर्न को। अब जो बैलेंस आया इसमें से जीएसटी इंक्लूड है तो जीएसटी हटाएगा, ये बना 235। भले ये 2.5 लाख से कम है, टीसीएस की बात आएगी, ये टीडीएस नहीं है, तो 235 पर 1% टीसीएस 2350 आएगा। चलते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट मेन बैच 12.34, फास्ट बैच 12.13, ये वाला हमने एक चार्ट किया था। पहला तो यही दे रखा है, सप्लायर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेज़न के थ्रू गुड्स बेच रहा है या सर्विस दे रहा है, इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एचजीएसटी, टीसीएस, और इंटरस्टेट सप्लाई के लिए 1% आईजीएसटी। टीसीएस तभी कलेक्ट किया जाएगा अगर मनी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने कलेक्ट करी है तो, लेकिन ये एजेंट नहीं होना चाहिए। किस वैल्यू पर, नेट वैल्यू पर टीसीएस कटेगा। नेट वैल्यू का मतलब एग्रीगेट वैल्यू माइनस सेल रिटर्न माइनस 95 वाली सप्लाई। फिर इसके बाद हमने ये बात करी थी, ये अगले महीने की 10 तारीख तक उसे टीसीएस जमा कराना है। इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटीआर 8 जमा करानी होती है, जैसे वहां पर जीएसटीआर 7 थी, यहां पर जीएसटीआर 8। इसके लिए एक एनुअल स्टेटमेंट जमा करानी होती है अगले साल की 31 दिसंबर तक। ठीक है जी। अब जो ये आपका टीसीएस कटा है वो सप्लायर के कैश लेजर में कैसे आएगा, जैसे टीडीएस में हमने पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट किया था, ऐसे ही सप्लायर यहां पर जैसे ही अपनी जीएसटी 8 फाइल करेगा तो इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, पोर्टल पर जाकर एक्सेप्ट करेगा कि टीसीएस, वो इसके फिर कैश लेजर में आ जाएगा, कैश लेजर में आ जाएगा। अगर इस जीएसटीआर 8 में ई कॉमर्स ऑपरेटर से कोई गलती हो गई है और डिपार्टमेंट ने अभी ऑडिट इंस्पेक्शन में नहीं पकड़ा, तो ये खुद को पता लग गया तो रेक्टिफाई कर सकता है अगले साल की 30 नवंबर, अगले साल की 30 नवंबर। यहां डेट ये चेंज हुई है, पहले सितंबर मंथ होता था, अगले साल की 30 नवंबर। ये एक्चुअल जो ये एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक फाइल होती है, इन दोनों डेट में से जो अर्लियर है इस डेट तक ये रेक्टिफाई कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब जो जीएसटीआर 8 इस ई कॉमर्स ऑपरेटर ने फाइल करी, इसमें क्या दिखाया होगा कि मेरे थ्रू मिस्टर ए ने कितनी सेल करी है, उसकी कितनी सेल रिटर्न आई है और मैंने कितना टीसीएस कलेक्ट किया है। अब ये जो मिस्टर ए होगा अपनी जीएसटीआर 1 सेल की डिटेल डालेगा। मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपनी सेल की डिटेल डाली 10 लाख कि मेरे थ्रू ए ने 10 लाख का माल बेचा है, मिस्टर ए ने अपनी जीएसटीआर 1 में 9 लाख डाला, तो ये 1 लाख डिफरेंस है ना। तो अब यहां पर ये मिसमैच हुआ तो दोनों को कम्युनिकेट किया जाएगा, भाई ठीक कर लो। अगर कोई ठीक नहीं करता तो हम सप्लायर की टैक्स लायबिलिटी में 1 लाख पे जो टैक्स बनता होगा 12,000 ये ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक ये था, क्या लास्ट पॉइंट, कि अगर मिस्टर ए ये क्या करता है, अमेज़न के वेयरहाउस में अपना सामान रख देता है। जैसे ही अमेज़न के पास ऑर्डर आते हैं तो डिस्पैच में लेट ना हो तो वहां अमेज़न के वेयरहाउस से ही माल भेज दिया जाता है। तब मिस्टर ए को अपना रजिस्ट्रेशन कराते समय अपने मेन प्लेस को तो प्रिंसिपल प्लेस दिखाना है और अमेज़न के वेयरहाउस को एडिशनल प्लेस दिखाना है, अगर सेम स्टेट में वेयरहाउस है तो, क्योंकि अगर अलग स्टेट में होगा फिर तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो मिस्टर ए अगर और अमेज़न का वेयरहाउस सेम स्टेट में है तो मिस्टर ए अपने प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस दिखाएगा और अमेज़न के वेयरहाउस को एडिशनल प्लेस दिखाएगा। अब डिपार्टमेंट कभी भी डिप्टी कमिश्नर नोटिस इशू करके अमेज़न को पूछ सकता है, बताइए मिस्टर ए का तुमने कितना सामान बेचा है, मिस्टर ए का तुम्हारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर ये इंफॉर्मेशन मांगी जाती है तो इसे अमेज़न को 15 दिन में सबमिट कर देनी है। अगर ये सबमिट नहीं करता अमेज़न तो उसके ऊपर में सेक्शन 122 की पेनल्टी और इसके अलावा सेक्शन ये 25,000 की पेनल्टी यहां पर सीजीएसटी में, इतनी है एसजीएसटी में लगाई जा सकती है। और ये जीएसटीआर 8 और जो जी आपकी एनुअल स्टेटमेंट थी, क्या इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है? जी हां, ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। बस जी, यहां हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है।